च 11 क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा सांसें चुरा के इंटिमेसी। अब आगे मिशा जहर से भरी मुस्कान के साथ बोली तो अब मृणाली ने भी मुस्कुराकर कहा, अच्छा किया आपने बता दिया। वैसे अभी यहाँ हमारी रज्जो दीदी कुछ रसोई का पाठ पढ़ा रही थी तो मैंने सोचा वो तो हर लड़कियों पर लागू होना चाहिए, तो इनके अनुसार जरा आप भी किचन में बर्तन पीटना सीख लीजिए। वो क्या है न, वक्त का वाकई कोई भरोसा नहीं। क्यों रज्जो दीदी, सही कहा ना, कहकर मृणाली ने मुस्कुराते हुए रज्जो को देखा तो उसका मुंह बन गया। वहीं मिशा भी नापसंदगी से उसे देखने लगी तो इधर मृणाली इतराते हुए वहां से चली गई। देखा आपने छोटी मालकिन, कैसे चकन्ना सा मुंह चलता है बहू रानी का, तो मुझे भी चलते मुंह पर लगाम लगाना अच्छे से आता है रज्जो। इस वक्त मिशा के होंठों पर शैतानी मुस्कान थी। यहाँ मृणाली पूरे कॉरिडोर में पोछा लगाकर अब मिशा के कमरे में सफाई करने जाने लगी तो अचानक से उसे कुछ आवाज आई, जिसे सुन उसने तुरंत अपने कदम मोड़ लिए और जैसे ही गलियारे में पहुंची तो सन रह गया। दूर दूर तक खाने के छींटे पड़े थे जिससे चमचमाता हुआ फर्श एक बार फिर गंदा हो गया और इन सब की वजह मिशा थी। आई एम सो सॉरी भाभी, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से प्लेट छूट गई, प्लीज आप इसे दोबारा साफ कर देना, कहकर मिशा वहां से अपने कमरे में चली गई। और यहाँ मृणाली गुस्से में तमतमा चुकी थी पर फिर उसने दोबारा वो फर्श साफ किया और अब मिशा के कमरे में जाकर पोछा लगाने लगी। मिशा इस वक्त बेड पर बैठी फोन चला रही थी कि तभी उसे कुछ काम पड़ा और वो उठकर टेबल के पास जाने लगी कि तभी उसका पैर बाल्टी से टकरा गया, या ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि उसने जानबूझकर ये सब किया। एक बार फिर पानी पूरे कमरे में फैल गया और ये नज़ारा देख मृणाली की आंखें फैल गईं। उफो, आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे। कोई बात नहीं, आप इसे फिर से साफ कर देना। वो क्या है ना, आपकी जगह कोई नौकर भी होता तो वो भी इस गंदगी को बार बार साफ करता, कहकर मिशा कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी मृणाली की आवाज उसके कानों में पड़ी। रुक जाइए नंद जी। मिशा रुक गई। मृणाली उसके पास आकर खड़ी हुई और उससे नजरें मिलाकर बोली, गंदी तो मुझे कई मायने में आप भी लगती है, तो क्यों ना आपको भी साफ कर दिया जाए। वो क्या है ना, मैं अगर किसी भी काम की जिम्मेदारी लेती हूँ तो उसे अदब से पूरा भी करती हूँ। मिशा उसकी बात का जरा भी मतलब समझ पाती कि तभी मृणाली ने वहीं रखी पोछे की बाल्टी उठाए और बाल्टी में बचा खुचा सारा गंदा पानी मिशा पर उड़ेल दिया। मिशा उसकी इस हरकत पर हड़बड़ा गई और तुरंत उसके कदम पीछे को डगमगा गए। उसके अंदर इस वक्त क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। उसने मृणाली को खींचकर एक तमाचा जड़ने के लिए हाथ उठाया पर वो उसे छू भी पाती कि उससे पहले ही किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली और मिशा को रोकने वाली इस बार मृणाली नहीं बल्कि कोई और था, जिसे देख उसकी आंखें बड़ी हो गईं। भाई, हाँ, इस वक्त वहां अश्वत्थ खड़ा था और उसकी मौजूदगी पर मिशा ने तुरंत अपने घड़ियाली आंसू बहाने चालू कर दिए। भाई देखा आपने, कितनी बदतमीज है ये, इसने सारा गंदा पानी मेरे ऊपर डाल दिया। और क्यों डाला, जरा ये भी तो बताओ मिशा। अश्वत्थ ने छूटते ही उससे सवाल किया तो वो सकपका गई। वो क्योंकि गलती से मुझसे पानी फैल गया, पर आज तक तुमसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई, फिर आज ऐसा क्या खास था। अश्वत्थ के रवैये पर मिशा हैरान रह गई, पर उससे कई ज्यादा हैरान तो मृणाली थी, जो इस वक्त सपने में भी ये कल्पना तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी कि कभी अश्वत्थ उसके लिए आवाज उठाएगा। मिशा भाई, आप इसे सजा देने की जगह मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। अश्वत्थ बिल्कुल, क्योंकि गलत तुम हो, और रही बात इसकी तो उसे उसके किए की सजा मिल रही है, पर तुम कोई नहीं होती इन सब में दखलंदाजी करने वाली। अपने उन दो कौड़ी की सास बहू सीरियल की दुनिया से बाहर निकल आओ, क्योंकि ना तो वो मृणाली टीवी की लाचार बहू है और न ही मैं बेवकूफ भाई जो तुम्हारी एक शिकायत पर उस पे बैट बरसाने लगूंगा। इसलिए बहती गंगा में हाथ धोना बंद कर दो, वरना अगली बार ये हाथ उठाने काबिल नहीं रहोगी। यहाँ मृणाली तो मानो सदमे में जाने लगी थी। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो सपना देख रही है या ये वाकई हकीकत है। तभी अश्वत्थ ने उसे घूरते ही कहा, और तुम चलो यहाँ से। मृणाली होश में आते हुए, हम बस ये साफ, तुमने अपना काम कर दिया था, अब ये सब साफ वो करेगा जिसने दोबारा गंदगी फैलाई है, कहकर अश्वत्थ ने मृणाली का हाथ पकड़ा और उसे ले गया वहां से। वहीं मिशा अपने पैर पटकने के अलावा और कुछ ना कर पाए। अलग सा रवैया है तेरा, ना समझ आता है मोहब्बत है, ना ही समझ आता नफरत है। इन्हीं हालातों के बीच मृणाली फंसने लगी थी। अश्वत्थ उसका हाथ पकड़ खींचता हुआ उसे आगे लिए जा रहा था तो वहीं मृणाली किसी पतंग की डोर की तरह उसके पीछे पीछे चले जा रही थी। अश्वत्थ बहुत लंबे लंबे कदम रख रहा था जिनकी बराबरी मृणाली साड़ी में तो बिल्कुल नहीं कर पाई। तभी वो धीरे से बोली, जरा धीरे चलो, मुझसे इतनी तेज चला नहीं जाता। उसकी आवाज सुन अश्वत्थ के कदम रुक गए।
उसने मुड़कर कुछ पल के लिए मृणाली को देखा और अगले ही पल उसे गोद में उठा लिया। उसकी इस हरकत पर मृणाली दंग रह गई। मृणाली, ये क्या कर रहे हो? अश्वथ उसे गोद में उठाए आगे बढ़ने लगा। तुम्हें दिख नहीं रहा? मृणाली, दिख रहा है, पर मैंने तुमसे धीरे चलने को कहा था, ना कि मुझे गोद में उठाने को। अश्वथ, धीरे मैं चलना नहीं चाहता और तुम्हें गोद उठाने की मर्जी मेरी। मृणाली, शर्म तो तुम्हें आती नहीं है, पर मुझे आती है। कोई इस तरह देखेगा तो? अश्वथ, देखने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मृणाली ने भी सोच लिया था कि वो बस दीवार से सर लड़ा रही है, इसलिए वो गहरी सांस लेकर शांत हो गई। कुछ ही देर में अश्वथ ने कमरे का दरवाजा अपने पैरों से खोला और अंदर आकर उसने गेट की तरफ मुड़कर मृणाली से कहा, दरवाजा लॉक करो। उसकी बात सुन मृणाली ने दरवाजा बंद कर दिया तो अगले ही पल अश्वथ तेजी से बेड तक ले गया और अगले ही पल उसने मृणाली को बिस्तर पर पटक दिया। आह! उसके पटकने की वजह से वो चिल्लाई, पर आगे की चीख उसके गले में ही घुट के रह गई, क्योंकि अश्वथ उसके ऊपर चढ़ चुका था और उसने मृणाली के होंठों को अपने कब्जे में कर लिया। वो आज उसे झटके पर झटके दिए जा रहा था। वहीं मृणाली तो सुध तक न संभाल पाई कि उसके साथ हुआ क्या। अश्वथ बेहद तेजी से उसके होंठों को चूमे जा रहा था, मानो इन रसीले होंठ के लिए जन्मों का प्यासा हो। वो जानता था कि अब मृणाली अपने हाथ पैर जरूर चलाएगी, इसलिए उसने पहले ही अपने एक हाथ से उसके दोनों होंठों को थाम सर के ऊपर कर दिया और अब वो उसे बेशुमार चूमने लगा। अगले ही पल उसने होंठों को छोड़ा तो तुरंत अपना मुंह मृणाली की गर्दन में धंसा दिया। उस नाजुक सी गर्दन पर जैसे ही अश्वथ के तपते होंठ पड़े तो मृणाली अंदर तक थरथरा उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं, जिस कारण सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा और अश्वथ ये देख हद से ज्यादा व्याकुल हो गया। उसने खींचकर उसकी साड़ी का पल्लू सीने से हटाया और अब अपने होंठ ब्लाउज के ऊपर ही उसके सीने पर रख दिए। इतना काफी था मृणाली की धड़कनों को 80 पार कराने के लिए। अश्वथ अपना चेहरा उसके सीने पर रख गहरी गहरी सांसें ले रहा था कि दूसरे ही लम्हे में उचककर एक बार फिर वो मृणाली के होंठों को चूमने लगा। दूसरा हाथ उसके ब्लाउज की डोरियां खोलने को आतुर था। मृणाली की आंखों से एक आंसू का कतरा बह गया तो इधर अश्वथ के हाथ अपनी रफ्तार पर थे। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब। अश्वथ उसके लबों का मीठा रस पीते हुए अपने दूसरे हाथ को उसके बदन पर बंधी डोरियों में उलझाए था। अगले ही पल उसने खींचकर ब्लाउज की डोरी निकाल फेंकी, जिससे वो टूट गई। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में, मेरे साए हैं साथ में यारा जिस जगह तुम हो। और अब उसने धीरे से उसके होंठों को छोड़ कुछ पल के लिए मृणाली की बंद पलकों को निहारा। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। अश्वथ ने झुककर हौले से उसकी पतली सी तीखी नाक चूम ली और फिर उसके निचले होंठ को सख्त करने लगा तो वही दूसरे हाथ से मृणाली के ब्लाउज को कंधे के नीचे गिरा दिया और अगले ही लम्हे में अपने लावा से गर्म होंठ उसके कंधे पर टिका दिए। मृणाली अपनी सांसें रोकने की कोशिश कर रही थी और ये देख अश्वथ ने धीरे से उसके कंधे को काट लिया। ससस, उसकी तेज सिसकी छूट गई। है ये नशा या है जहर? इस प्यार को हम क्या नाम दें? उसकी सिसकी सुन अश्वथ के होंठों पर मुस्कान आ गई और अब वो मध्यम गति से नीचे बढ़ने लगा। मृणाली का ब्लाउज खुल चुका था पर अब भी उसके बदन को ढके था। अश्वथ अपनी उंगलियों को मृणाली की गर्दन से होते हुए नीचे सीने तक थिरकाने लगा और जैसे जैसे उसकी उंगलियां नीचे बढ़ रही थीं, वैसे वैसे वो ब्लाउज भी नीचे सरकता जा रहा था और इस दौरान वो अपनी गहरी नजरों से मृणाली के हरकत कर रहे चेहरे को देख रहा था। वो देख सकता था कि कितनी तड़प उठती थी वो उसके छूने पर। है ये नशा या है जहर? इस प्यार को हम क्या नाम दें? कब से अधूरी है एक दास्तां, आजा इसे आज अंजाम दे। उसके सीने से सरकते हुए ब्लाउज की वजह से मृणाली का क्लीवेज अश्वथ की नजरों के सामने आ गया। उसके दिल में एक बार फिर हलचल मच उठी, क्योंकि उस सीने के बीचों बीच एक काला तिल था जिस पर शायद अश्वथ ने उस रात गौर नहीं किया, पर आज इस तिल को देख वो पागल सा हो गया और दूसरे ही पल में उसने अपने बेकाबू होंठों को उसके तिल पर रख दिया। तुम्हें भूलूं कैसे मैं, मेरी पहली खता तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। मृणाली तड़प उठी उसके होंठों का स्पर्श अपने इस नाजुक हिस्से पर पाकर। वो खुद को दूर करना चाहती थी पर यह मुमकिन ना हो पाया, तो वही अश्वथ लगाकर उस तिल को चूमते हुए उसे सख्त करता जा रहा था। कुछ पलों तक उसके तिल से खेलने के बाद वो उस पर अपनी जीभ घुमाने लगा। मृणाली के पूरे तन बदन में आग सी लग चुकी थी और अश्वथ की जीभ लगातार उस तिल पर हरकत कर रही थी। क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा सांसें चुरा के, दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे।
अश्वथ अब पूरी तरह से बेकाबू हो चला था। उसने अब जरा भी सब्र न किया और खींचकर मृणाली के ब्लाउज को सीने से अलग कर फेंक दिया। उसने इतनी ताकत लगा दी थी कि ब्लाउज फट तक गया। वहीं मृणाली जल बिन मछली की तरह मिचला उठी खुद को ढकने के लिए। अश्वथ उसकी छटपटाहट देख अपने होंठ को उसके होंठों पर टिकाते हुए धीरे से सांस छोड़ने हुए शश। मृणाली एकदम से शांत हो गई। उसने कसके अपनी आंखें मींच ली। उनके होंठ अभी भी एक दूसरे को छू रहे थे। मत करो, वो लंबी लंबी आहें भरते हुए बोली। अश्वथ ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके होंठ, गाल और फिर नीचे बढ़कर गर्दन चूमते हुए उसके सीने पर आ गया। मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो। अश्वथ में अब और सब्र नहीं बचा था। वो अब मृणाली की ब्रा से झलकते उस खूबसूरत सीने को चूमने लगा। उसने उस दिल को तेजी से काट लिया। आह! मृणाली की सिसकी छूट गई और अश्वथ अब बेलगाम उसमें डूबता जा रहा था। उसका दूसरा हाथ मृणाली का पेट सहलाने का काम बखूबी कर रहा था। ये पल इतना रंगीन और रूमानी हो चुका था मानो अश्वथ आज पूरी तरह से पिघल जाएगा मृणाली में। उसकी रफ्तार अब बढ़ चुकी थी और वो बेशुमार उसकी गर्दन, सीने और होंठों पर अपने होंठों की छाप छोड़ता जा रहा था। मैं जो जी रहा हूँ, वजह तुम हो, वजह तुम हो। च12 तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ मनी। अब तक आपने पढ़ा। अश्वथ अब पूरी तरह से बेकाबू हो चला था। उसने अब जरा भी सब्र न किया और खींचकर मृणाली के ब्लाउज को सीने से अलग कर फेंक दिया। उसने इतनी ताकत लगा दी थी कि ब्लाउज फट तक गया। वहीं मृणाली जल बिन मछली की तरह मिचला उठी खुद को ढकने के लिए। अश्वथ उसकी छटपटाहट देख अपने होंठ को उसके होंठों पर टिकाते हुए धीरे से सांस छोड़ने हुए शश। मृणाली एकदम से शांत हो गई। उसने कसके अपनी आंखें मींच ली। उनके होंठ अभी भी एक दूसरे को छू रहे थे। मत करो, वो लंबी लंबी आहें भरते हुए बोली। अश्वथ ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके होंठ, गाल और फिर नीचे बढ़कर गर्दन चूमते हुए उसके सीने पर आ गया। अश्वथ में अब और सब्र नहीं बचा था। वो अब मृणाली की ब्रा से झलकते उस खूबसूरत सीने को चूमने लगा। उसने उस दिल को तेजी से काट लिया। आह! मृणाली की सिसकी छूट गई और अश्वथ अब बेलगाम उसमें डूबता जा रहा था। उसका दूसरा हाथ मृणाली का पेट सहलाने का काम बखूबी कर रहा था। ये पल इतना रंगीन और रूमानी हो चुका था मानो अश्वथ आज पूरी तरह से पिघल जाएगा मृणाली में। उसकी रफ्तार अब बढ़ चुकी थी और वो बेशुमार उसकी गर्दन, सीने और होंठों पर अपने होंठों की छाप छोड़ता जा रहा था। मैं जो जी रहा हूँ, वजह तुम हो। अब आगे। अश्वथ के होंठ बेशुमार मृणाली के सीने पर मचल रहे थे और अब वो दूसरे हाथ से उसकी ब्रा का हुक खोलने लगा। कुछ ही समय में उसने उसकी ब्रा को भी सीने से अलग कर दिया और अब उसके नाजुक उभार अश्वथ की नजरों के सामने थे। उसने झुककर मृणाली के सीने के बीचों बीच अपना चेहरा दबा लिया और अब तेजी से उसे चूमने लगा। मृणाली तो पागल हुई जा रही थी उसकी हर छुअन से। वही अश्वथ इस तरह मृणाली के बदन में खो गया था मानो नदियां सागर में मिलकर खोसी जाती हैं। वो लगातार उसके उभारों पर अपने सख्त होंठों की छाप छोड़ रहा। दूसरे हाथ से वो अपनी काली शर्ट के बटन निकालने लगा और इस दौरान उनके होंठ आपस में जुड़े थे। पर इससे पहले अश्वथ कुछ भी करता कि तभी दरवाजे पर किसी दस्तक हुई। दरवाजा खटखटाते हुए बाहर से आकाश बोला, गेट खोल अश्वथ। क्या कर रहा है? हमें देर हो रही है। ये सुन मृणाली का पूरा बदन जकड़ गया। वही अश्वथ ने तेजी से पके उसके होंठों को आजाद कर आंख बंद करके गहरी सांस लेने लगा। मृणाली देख सकती थी कि वो खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसने अपनी आंखें खोली और मृणाली की आंखों में देखते हुए बोला, बाथरूम में जाओ। कहकर वो उस पर से हट गया और यहाँ मृणाली हड़बड़ाहट के साथ उठी और साड़ी के पल्लू से खुद के नग्न सीने को ढककर तुरंत बाथरूम में भाग गई। वो ब्लाउज तो अब पहनने लायक नहीं बचा क्योंकि अश्वथ फाड़ चुका था उसे। इधर अश्वथ बेड से उठा और अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए उसने शीशे में अपने होंठों के इर्द गिर्द लगी मृणाली की लिपस्टिक साफ की और आगे बढ़कर गेट खोल दिया। गेट खुलते ही आकाश ने पहले अश्वथ का हुलिया देखा और फिर एक नज़र कमरे की ओर डाली तो जमीन पर मृणाली का फटा हुआ ब्लाउज पड़ा था। ये देख उसके चेहरे की रंगत की बदल गई। तभी अश्वथ की आवाज़ उसके कान में पड़ी, आप चलिए भाई, मैं अभी आता हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ बाहर तेरा, आकाश ने सर्द आवाज में कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही अश्वथ ने एक बार फिर दरवाजा लगाया। तभी मृणाली ने बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खोल धीरे से कहा, सुनो। बोलो। वो अलमारी में से मुझे मेरा दूसरा ब्लाउज निकाल कर दे दो। ये सुन अश्वथ के होंठों पर शैतानी मुस्कान छा गई और वो बेड पर पसरते हुए बोला, खुद आकर ले लो। लेकिन मैंने अश्वथ उसकी बात काटते हुए, हाँ, तुमने कुछ पहना नहीं है,
तुम्हें शर्म आ रही है ब्ला ब्ला ब्ला। पर शायद तुम भूल जाती हो, मुझसे कुछ नहीं छिप पाया। प्लीज तंग मत करो, मुझे दे दो वो ब्लाउज। इस पर अश्वथ उठ खड़ा हुआ और अगले ही पल झटके से उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और मृणाली को जाकर दीवार से चिपका दिया। उसकी इस हरकत के लिए मृणाली तैयार नहीं थी, इसलिए उसकी आंखें फटी रह गईं। तभी अश्वथ उस पर झुककर बोला, मेरे सामने ये लाज के पर्दे खोल डालो मनी, क्योंकि बहुत जल्द मैं हर तरह से तुम्हें खुद का बना लूंगा। कहकर उसने तुरंत झुककर उसके होठों को चूम लिया और पलक झपकते ही वहां से चला गया। मृणाली अब भी स्तब्ध खड़ी थी, उसे तो समझ तक नहीं आया कि यह अचानक से हुआ क्या। दूसरी तरफ ये कई मंजिला ऊंची खाली इमारत थी, जिसकी छत से शायद पूरा पटना दिख जाए। उसी छत पर इस समय कई आदमियों का हुजूम जमा था और उनके बीच में एक आदमी को बेरहमी से कुर्सी पर बांध रखा था। उसके ठीक सामने अश्वथ अपनी हाथ में बंदूक फंसाए बैठा था। वो बार बार उस बंदूक से धीरे धीरे अपना माथा ठोक रहा था। साहू, पट्टी हटा, उसने अपने आदमी से कहा तो अब जाकर सामने बंदे शख्स के मुंह से पट्टी हटा दी गई और इसी के साथ वो आदमी फड़फड़ा उठा। मुझे माफ कर दो भाई, लालच में अंधा हो गया था, पर आई शपथ अब शिकायत का एक मौका नहीं दूंगा। वो आदमी गिड़गिड़ा ही रहा था कि तभी अश्वथ उठा और अचानक से उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका मुंह खोला और धाड़ धाड़ 3-4 गोलियां लगातार उसके मुंह में उड़ेल दी। पल भर में सांसें थम गई उसकी। मारा गया वो बेरहमी से। खून के छींटे उस अश्वथ के चेहरे पर आ गिरे तो उसने साहू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। साहू ने उसकी हथेली पर रुमाल रख दिया, जिससे उसने अपने खून से सने चेहरे को साफ किया। मैं जानता था अश्वथ धनराज अपनी जबान से कभी नहीं पलट सकता। पीछे से छत पर आते हुए एक आदमी बोला। वो एक मोटा सा 40-45 वर्षीय आदमी था। अश्वथ बिना मुड़े ही खून से सनी बंदूक की नोक साफ करते हुए बोला, इस वहम में कभी मत रहना पाटिल कि मैंने तेरे कहने पर इसकी सांसें छीनी। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि अश्वथ धनराज कभी धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इस साले की मौत तो तय थी। कहकर उसने बंदूक कमर पर खुर्स ली और तुरंत साहू को इशारा कर वहां से चला गया। इधर धनराज हवेली में अंजना की गोद भराई की रस्म हो रही थी। मिशा बहुत प्यार से अंजना के आसपास घूम रही थी, जिससे देखा जा सकता था कि दोनों में काफी बनती है। वहीं मृणाली अभी अपने कमरे में मौजूद थी। तभी मीरा वहां आई तो उन्हें देखते ही वो बोल पड़ी, क्या मैं नीचे नहीं आ सकती? नहीं, नीचे सभी रिश्तेदार मौजूद हैं और तुम घर की नई बहू हो। बिना तुम्हारी मुंह दिखाए रस्म के तुम उनके सामने नहीं जा सकती। जब ये शादी ही जबरदस्ती हुई है तो इन सब रस्मों का क्या फायदा? शादी चाहे जैसे हालातों में हुई हो, पर रस्में सारी पूरी की जाएंगी। बहू तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए यही खाना भिजवाती हूँ। कहकर वो जैसे ही जाने को हुई, तभी पीछे से मृणाली ने कहा, रुकिए। हाँ, मृणाली उनके पास जाकर बोली, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? मृणाली की आवाज भर्रा गई थी और आंखों में पानी उतर आया। उसे देख मीरा ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे एक पल में वो फूटकर रो पड़ी। जब से उसकी शादी हुई थी तब से आज जाकर उसे रोने के लिए एक कंधा मिल पाया था। मीरा की आंखें भी नम हो चुकी थी। वो स्नेह से उसकी पीठ से हिलाते हुए बोली, जितना रोना है रो लो, बहुत सहा है तुमने। मृणाली सुबकते हुए, मुझे सुबह के बर्ताव के लिए माफ कर दीजिए। मैं आपसे इस तरह बात नहीं करना चाहती थी, पर मैं थक चुकी हूँ इन सब से। आखिर गलती क्या है मेरी? क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है? समझ लो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा चल रही है, जिसमें तुम्हें उत्तीर्ण होना है। जिस तरह तुमने कागजी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है, वैसे ही अब जिंदगी में हो रही परीक्षाओं को पार करना है। और मैं जानती हूँ तुम इसमें भी अव्वल आओगी। उनकी बात सुन मृणाली उनसे दूर हुई और उन्हें देखते हुए बोली, आपका पूरा परिवार मुझसे नफरत करता है, फिर आप क्यों मुझसे ऐसे पेश आती हैं? जरूरी नहीं पांचों उंगलियां एक जैसी हों। कहकर मीरा ने उसके आंसू पोंछे। और हाँ, मैंने कहा ना कि रस्में सारी निभाई जाएंगी, तो तुम्हारे पगफेरों की भी रस्म होगी, तब जाकर मिल लेना अपनी माँ से। ये सुन मृणाली का दिल धक्कर रह गया। उसे याद आया कि आखिरी बार जब वो अपने माँ बाप बहन से मिली थी तो कितनी नफरत घोल के आई थी अपने खिलाफ उनके मन में। आखिर किस रूप में जाएगी वो वहाँ? वो लोग तो अब उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मीरा कमरे से जा चुकी थी और यहाँ उनके जाते ही मृणाली धम्म से जमीन पर जा गिरी। उसमें नहीं थी अब हिम्मत उनका सामना करने की। रात का वक्त लगभग 1 बजे मृणाली के कमरे का दरवाजा खुला। पूरे कमरे में अंधेरा था, केवल बेड किनारे जल रही एक लैंप की रोशनी फैली थी कमरे में।
अश्वत्थ कमरे में आया और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। इस दौरान शीशे के द्वारा उसकी नज़र बेड पर लेटी मृणाली पर गई, जिसकी पीठ दिख रही थी। अपनी शर्ट उतारकर उसने सोफे पर फेंक दी और फिर बिस्तर पर आकर लेट गया। उसके लेटते ही मृणाली अनायास ही नींद में उसकी तरफ मुड़ गई और अब उसका चेहरा ठीक अश्वत्थ के सामने था। अश्वत्थ ने मृणाली के चेहरे को लैंप की हल्की रोशनी में गौर से देखा। उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था तो वहीं आंखें भी सूजी जान पड़ती थीं। अश्वत्थ समझ गया कि वो रोई है। उसने धीरे से अपना एक हाथ उसके गाल पर रख दिया और उसे सहलाते हुए बोला, तुझे बहुत प्यार करना चाहता हूँ मनी। तेरे आंसू तकलीफ देने लगे हैं। सोचा था कर लूंगा तुझसे हर हद तक नफरत, पर हर बीतते पल के साथ तुझे तोड़ते हुए मैं खुद टूटता जा रहा हूँ। कहकर उसने धीरे से आगे बढ़कर मृणाली के माथे को चूम लिया और फिर उसे अपनी बाहों में भर लेट गया। वही मृणाली भी नींद में उसकी बाहों में सिमट गई और उसने कसकर अपने हाथ अश्वत्थ की पीठ पर लपेट दिए और अपना एक पैर उसके ऊपर धर दिया। उसके पैरों को अपने ऊपर देख अश्वत्थ की भौहें सिकुड़ गईं। उसने धीरे से पैरों को हटाया तो मृणाली ने दोबारा अपनी टांग उसके ऊपर रख दी। ये देख अश्वत्थ ने गहरी सांस ली और फिर इस बार पैर हटाने की जगह उसे खुद के और करीब खींच लिया और उसे जकड़ कर लेट गया। अगले दिन मृणाली की जब आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर अकेला पाया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो पूरी रात अश्वत्थ से लिपट कर सो रही थी। वो उठी ही थी कि तभी किसी ने गेट नॉक किया। जाकर गेट खोला तो वहां रज्जो खड़ी थी। बहुओं का इतनी देर तक सोना ठीक नहीं। खैर, मालकिन मीरा ने आपके लिए ये साड़ी और कुछ गहने भेजे हैं, मुंह दिखाए कि रस्म में इसे ही पहनना है। रज्जो ने हाथ में पकड़ा साड़ी का थैला और गहने मृणाली को थमा दिए और वहां से चली गई। मृणाली ने बेमन से वो साड़ी बिस्तर पर पटक दी और नहाने चली गई। वहीं नीचे मेहमानों की आवागवी शुरू हो गई थी। सब लोग उत्सुक थे धनराज खानदान की नई बहू को देखने के लिए, क्योंकि अश्वत्थ के चर्चे किसी से छिपे नहीं थे, इसलिए सभी व्याकुल थे ये जानने को कि आखिर राउडी अश्वत्थ की पत्नी है कैसी। उधर कमरे में मृणाली तैयार हो चुकी थी। उसने लाल रंग की सुंदर सी कांजीवरम साड़ी पहनी थी। कानों में सोने के झुमके, गले में पतला सा सोने का हार और मंगलसूत्र, बालों का प्यारा सा जुड़ा बनाया था। कुल मिलाकर हर दिन वो पिछले दिन से भी ज्यादा खुशबरत लगती थी, पर बस कमी सिर्फ एक चीज की थी, मुस्कुराहट। और इस गहने के बिना दुनिया का हर गहना फीका था। चटवटीन बर्बाद करने वाले चेहरे तो हसीन होते हैं। अब तक आपने पढ़ा। मृणाली की जब आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर अकेला पाया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो पूरी रात अश्वत्थ से लिपट कर सो रही थी। वो उठी ही थी कि तभी किसी ने गेट नॉक किया। जाकर गेट खोला तो वहां रज्जो खड़ी थी। बहुओं का इतनी देर तक सोना ठीक नहीं। खैर, मालकिन मीरा ने आपके लिए ये साड़ी और कुछ गहने भेजे हैं, मुंह दिखाए कि रस्म में इसे ही पहनना है। रज्जो ने हाथ में पकड़ा साड़ी का थैला और गहने मृणाली को थमा दिए और वहां से चली गई। मृणाली ने बेमन से वो साड़ी बिस्तर पर पटक दी और नहाने चली गई। वहीं नीचे मेहमानों की आवागवी शुरू हो गई थी। सब लोग उत्सुक थे धनराज खानदान की नई बहू को देखने के लिए, क्योंकि अश्वत्थ के चर्चे किसी से छिपे नहीं थे, इसलिए सभी व्याकुल थे ये जानने को कि आखिर राउडी अश्वत्थ की पत्नी है कैसी। उधर कमरे में मृणाली तैयार हो चुकी थी। उसने लाल रंग की सुंदर सी कांजीवरम साड़ी पहनी थी। कानों में सोने के झुमके, गले में पतला सा सोने का हार और मंगलसूत्र, बालों का प्यारा सा जुड़ा बनाया था। कुल मिलाकर हर दिन वो पिछले दिन से भी ज्यादा खुशबरत लगती थी, पर बस कमी सिर्फ एक चीज की थी, मुस्कुराहट। और इस गहने के बिना दुनिया का हर गहना फीका था। अब आगे। खैर, कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आई तो मीरा ने उसकी ढेर सारी बधाइयां ले लीं। इस दौरान उसकी मुलाकात अपनी जेठानी अंजना से हुई, जिसका बर्ताव बेहद रूखा था, पर मृणाली को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस मूर्ति की तरह उन औरतों के बीचों बीच बैठ गई और मुंह दिखाए रस्म के आगे बढ़ते ही औरतों की तारीफें भी बढ़ती चली गईं। कोई थक नहीं पा रहा था मृणाली की तारीफ करते करते। वहीं मृणाली का ध्यान इन सब पर नहीं था। वो ना जाने किस चीज से परेशान हो रही थी। उसे बार बार अपने शरीर पर कुछ चुभता सा महसूस हो रहा था और अब वो चुभन चेहरे पर भी होने लगी। वो धीरे से उसे खुजलाती तो चुभन और बढ़ रही थी और देखते ही उसका पूरा शरीर भर भरा उठा। उसने जैसे ही अपने गोरे हाथों पर लाल रेशेस देखे, उसी पल तेजी से चीखते हुए उठ बैठी। ये देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, सिवाय मिश्रा, अंजना और रज्जो के। बल्कि वो तो मुस्कुरा रही थी। और यहाँ मृणाली तड़प उठी। उसे अपने पूरे बदन पर असहनीय खुजली हो रही थी और अब उसने सबके सामने अपने से पल्लू निकाल दिया। मीरा उसके पास भागते हुए आई और उसे ये सब करते देख बोली,
ये तुम क्या कर रही हो बहू? क्या हुआ तुम्हें? मृणाली की हालत बद से बदतर हुई जा रही थी और उसकी खुजली रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही समय में उसके हाथ लाल पड़ गए और अब चेहरा भी लाल पड़ता जा रहा था। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। मुझे पूरे शरीर पर इचिंग महसूस हो रही है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी रुआसी छूट गई क्योंकि वाकई उसके पूरे शरीर पर झुरझुराहट सी हो रही थी। कुछ ही पलों में वहां हड़बड़ी सी कट गई और मृणाली का लाल होता हुआ चेहरा देख मीरा घबरा उठी। हे देवी मैया, ये क्या हो रहा है? औरतें अलग से कानाफूसी में व्यस्त हो गई थी। हे भगवान, ऐसी गोद भराई तो पहली बार देखी है। इधर हर बीतते पल के साथ मृणाली की बर्दाश्त से ये सब बाहर हो रहा था। वो अचानक से रोते हुए चीख पड़ी, कोई कुछ करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। उसकी हालत देख मीरा सन रह गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे हुआ क्या है। वो तुरंत मदद के लिए चली गई। इधर इतने में एक खिड़की पर लगे कांच पर मृणाली की नजर गई तो मानो उसका कलेजा निकलकर मुंह को आ गया। उसने अपने चेहरे को देखा जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो इस वक्त बेहद भद्दी देख रही थी। तभी अंजना के शब्द उसके कानों पड़े। लगता है देवर जी, अश्वत्थ ने अपनी बीवी के गृह प्रवेश की रस्म के साथ साथ मुंह दिखाए की रस्म भी खास बना दी है। उसकी बात पर मृणाली स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब अश्वत्थ ने किया है, पर बीते कुछ दिनों से वो जैसा उसके बर्ताव कर रहा था, साथ ही साथ उस कांच पर उसे चलाना काफी था मृणाली को यकीन दिलाने के लिए कि ये सब अश्वत्थ का किया धरा है। वो तड़प कर चीख उठी और वही घुटनों के बल जा गिरी। उसका रोना बेहद दर्द भरा था, जिससे किसी का भी सीना छलनी हो जाए। उसी वक्त वहां अश्वत्थ भागता हुआ आया, जिसे अभी खुद मीरा ही लाई थी। उसने आते ही घुटनों के बल पड़ी मृणाली को इस कदर बिलखते हुए देखा तो मानो किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हों। वो भागता हुआ उसके पास जा पहुंचा और तुरंत उसके पास बैठ उसने मृणाली का झुका हुआ चेहरा अपने हाथ में भर उसके सर को ऊपर उठाकर देखा तो सुन्न पड़ गया। पर इससे आगे वो कुछ भी कर पाता कि तभी मृणाली ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और अगले ही पल सबके सामने अश्वत्थ के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। ये देख तो अंजना, रज्जो और मिशा भी कांप उठी, क्योंकि उन्होंने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। वही मृणाली अब उठ खड़ी हुई और अश्वत्थ पर चीखते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश की। अरे अगर यही सब करना था तो सीधे तेजाब क्यों नहीं फेंक दिया मेरे मुंह पर? एक बार में सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। बहुत शौक है न तुम्हें मुझे तकलीफ में देखने का, तो जश्न मनाओ, क्योंकि तुम अपनी हर घटिया चाल में कामयाब हो रहे हो। तिन तिन कर मार रहे हो मुझे। बस अचानक से मीरा उसके पास आई। हालांकि वो ऐसी हालत में मृणाली के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहती थी, पर उसको इस कदर अश्वत्थ पर चीखते देख उनसे रहा नहीं गया। मीरा, आखिर समझती क्या हो तुम उसे? तुम्हें वाकई लगता है कि वो तुम्हारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत करेगा? ओह, तो आ गई आप अपने बेटे की दलीलें सुनाने। अश्वत्थ इस वक्त शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। इधर मीरा मृणाली से कुछ आगे बोलने को हुई कि तभी अश्वत्थ ने उन्हें रोकते हुए कहा, बहुत हुआ। कहकर उसने मृणाली हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। वही मृणाली अपनी पूरी ताकत आजमा रही थी, पर उससे अपना हाथ न छुड़ा पाए। कुछ घंटों बाद ये कोई हॉस्पिटल का वार्ड था, जिसके बिस्तर पर इस समय बेहोश मृणाली लेटी थी और वही कुछ दूरी पर खड़े डॉक्टर ने अश्वत्थ से कहा, फोस्टीनोक्सिन नाम का एक केमिकल आता है जो कि किसी ने जानबूझकर इनके किसी ऐसे प्रोडक्ट में मिलाया जिसे ये अपने पूरे शरीर पर लगाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इनके नहाने वाले पानी में शायद मिला दिया गया हो, पर अब फिक्र की कोई बात नहीं है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कल सुबह तक इन्हें आराम मिल जाएगा। हम इतना कहकर अश्वत्थ ने अपनी नज़र मृणाली पर डाली। उसे कुछ घंटों पहले का उसका चीखना चिल्लाना याद आ गया, किस तरह वो तड़प रही थी कुछ वक्त पहले। अगले दिन मृणाली की जब आंख खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में ही पाया। उसे तुरंत कल हुआ वाकया याद आ गया, जिसे याद कर वो एक बार फिर नफरत से जल उठी। वो बिस्तर से खड़ी हुई और उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो अब वो लाल रेशेस मिट चुके थे। बिल्कुल पहले की तरह सामान्य चेहरा हो चुका था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो इस बार शांत रह जाती, क्योंकि उसके हिसाब से ये सब अश्वत्थ का किया धरा था। इसलिए वो तुरंत गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगी, पर उसी गलियारे में एक कमरा मिशा का था, जिसमें अंजना और मिशा की आवाजें हल्की हल्की बाहर तक आ रही थी, जिन्हें सुन मृणाली के कदम अपने आप रुक गए। मिशा, मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। अगर अश्वत्थ भाई को जरा भी भनक लगी कि कल जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसमें हमारा था, तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे हमें। अंजना, चुप करो, कुछ नहीं होगा।
वैसे भी अश्वथ उससे नफरत करता है और कल के बाद से तो और करेगा, क्योंकि उस बेवकूफ ने इतने सारे लोगों के सामने उस पर हाथ जो उठा दिया। देख लेना, अश्वथ कभी उसे माफ नहीं करेगा। इधर बाहर खड़ी मृणाली का शरीर ढीला पड़ गया। एक तेज दर्द की लहर उसके खून में दौड़ पड़ी। कल का थप्पड़ उसके दिमाग में गूंज उठा। उसे पता भी ना चला और एक आंसू का कतरा उसके गालों पर लौट गया। रात हो चुकी थी और पूरा दिन बीत गया, पर मृणाली अश्वथ से ना मिल पाई, क्योंकि वो सुबह से आया ही नहीं था उसके पास। शादी के बाद शायद ये पहला ऐसा मौका था जब मृणाली इतनी बेकरार हो उठी थी अश्वथ से मिलने के लिए, पर उसका इंतजार मानो खत्म ही ना हुआ। उसके जहन में बार बार वो थप्पड़ गूंज रहा था और आखिर में वो सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई। उसकी रुआई छूट गई। भला मैं क्यों खुद को गिल्ट में डालूं? मैंने तो अनजाने में बस उसे एक तमाचा मारा, तब जाके मुझे इतना अफसोस हो रहा है, पर उसने तो मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। नहीं, मुझसे गलती जरूर हुई है, पर ये अश्वथ के गुनाहों के आगे कुछ भी नहीं। इसलिए अब मैं हरगिज उसके बारे में नहीं सोचूंगी। पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि हाल ही में वो कितनी बड़ी यातना से बची है। क्योंकि अगर रंजीत या आकाश में से किसी के भी कानों में ये खबर पहुंच जाती कि उसने अश्वथ पर हाथ उठाया है, तो शायद अभी तक वो जिंदा ही ना बची होती। पर अश्वथ ने सब संभाल लिया, क्योंकि जानता था वो इन सब के बाद मृणाली को मार डालते वो लोग। रात के तकरीबन 2:30 बजे मृणाली के कमरे का दरवाजा खुलता है, जिसमें से लड़खड़ाते कदमों के साथ अश्वथ अंदर आया और आते ही उसकी नज़र सोफे पर लेटी मृणाली पर पड़ी। उसने नफरत से उसे देखा और फिर अपनी शर्ट उतार जमीन पर फेंकते हुए बिस्तर पर औंधे मुंह जा गिरा। ये हलचल सुन मृणाली की आंख तुरंत खुल गई और अगले ही पल अश्वथ बिस्तर पर पड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। अपने मन को लाख समझाने के बावजूद वो प्रायश्चित से भर उठी और अब धीरे धीरे चलकर उसके पास गई। उसे इस बार कुछ भी बोलने या करने में डर लग रहा था, पर जैसे तैसे हिम्मत बटोरकर उसने अश्वथ को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसी पल अश्वथ का पीठ के बल पलटना हुआ तो मृणाली का एकदम से बैलेंस डगमगा गया और वो तुरंत उसके ऊपर जा गिरी। यहाँ अश्वथ को भी खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर मृणाली का डरा घबराया चेहरा गौर से देख वो उसकी लतों को कान के पीछे कर बोला, लड़खड़ाती जबान में बोला, ना जाने क्यों कोसते हैं लोग बदसूरती को, बर्बाद करने वाले तो हसीन चेहरे होते हैं। उसकी बात पर मृणाली ने एकदम से अपनी आंख खोल उसे देखा तो उसके मुंह से आ रही स्मेल से समझ गई कि अश्वथ ने शराब पी है। तभी उसने मृणाली को बिस्तर पर धकेल दिया और अब खुद उठ खड़ा हुआ, पर उसके कदम लड़खड़ा गए, जिन्हें देख मृणाली एकदम से उसे संभालने के लिए भागी, पर तब तक अश्वथ ने खुद को संभाल लिया था और मृणाली को अपने करीब आता देख उसने तुरंत अपना हाथ आगे कर उसे रोक दिया। मृणाली के कदम रुक गए। तुमने शराब पी है? उसके बात करने के ढंग से मृणाली समझ चुकी थी कि वो बेहद नशे में है और ना जाने क्यों उसे एहसास भी हो रहा था कि आज उसने अपनी ये हालत सिर्फ मृणाली की वजह से बनाई है। अनजाने में ही उसकी आंखें नम हो गई और वो धीरे से अश्वथ के करीब बढ़ते हुए बोली, अश्वथ प्लीज सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। हमारे दरमियां अब बातें रही ही कहाँ है करने को मनी। बस मैं तुझे जलील करूं और तू मुझे कर। अश्वथ नशे में जरूर था, पर बावजूद इसके उसकी आवाज में अथाह क्रोध झलक रहा था। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, पर आगे वो कुछ भी कहती कि तभी अश्वथ एकदम से उसके करीब आया और उसे कमर से पकड़ खुद के नजदीक कर चिल्ला उठा, गलती? और कितनी गलती करेगी तू मनी, कितनी? तुझसे एक बात कहूँ, तूने प्यार तो मुझसे बहुत किया, पर कभी भरोसा ना कर पाए। ये कहकर अश्वथ ने झटके से उसे छोड़ दिया, जिससे वो सीधा जमीन पर जा गिरी। जब 14 चुपचाप लेटी रहो, मुझे बहुत नींद आ रही है। अब तक आपने पढ़ा। रात के तकरीबन 2:30 बजे मृणाली के कमरे का दरवाजा खुलता है, जिसमें से लड़खड़ाते कदमों के साथ अश्वथ अंदर आया और आते ही उसकी नज़र सोफे पर लेटी मृणाली पर पड़ी। उसने नफरत से उसे देखा और फिर अपनी शर्ट उतार जमीन पर फेंकते हुए बिस्तर पर औंधे मुंह जा गिरा। ये हलचल सुन मृणाली की आंख तुरंत खुल गई और अगले ही पल अश्वथ बिस्तर पर पड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। अपने मन को लाख समझाने के बावजूद वो प्रायश्चित से भर उठी और अब धीरे धीरे चलकर उसके पास गई। उसे इस बार कुछ भी बोलने या करने में डर लग रहा था, पर जैसे तैसे हिम्मत बटोरकर उसने अश्वथ को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसी पल अश्वथ का पीठ के बल पलटना हुआ तो मृणाली का एकदम से बैलेंस डगमगा गया और वो तुरंत उसके ऊपर जा गिरी। अश्वथ को भी खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर मृणाली का डरा घबराया चेहरा गौर से देख वो उसकी लतों को कान के पीछे कर बोला, लड़खड़ाती जबान में बोला, ना जाने क्यों कोसते हैं लोग बदसूरती को, बर्बाद करने वाले तो हसीन चेहरे होते हैं। उसकी बात पर मृणाली ने एकदम से अपनी आंख खोल उसे देखा तो उसके मुंह से आ रही स्मेल से समझ गई कि अश्वथ ने शराब पी है।
तभी उसने मृणाली को बिस्तर पर धकेल दिया और अब खुद उठ खड़ा हुआ, पर उसके कदम लड़खड़ा गए, जिन्हें देख मृणाली एकदम से उसे संभालने के लिए भागी, पर तब तक अश्वथ ने खुद को संभाल लिया था और मृणाली को अपने करीब आता देख उसने तुरंत अपना हाथ आगे कर उसे रोक दिया। मृणाली के कदम रुक गए। तुमने शराब पी है? उसके बात करने के ढंग से मृणाली समझ चुकी थी कि वो बेहद नशे में है और ना जाने क्यों उसे एहसास भी हो रहा था कि आज उसने अपनी ये हालत सिर्फ मृणाली की वजह से बनाई है। अनजाने में ही उसकी आंखें नम हो गई और वो धीरे से अश्वथ के करीब बढ़ते हुए बोली, अश्वथ प्लीज सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। हमारे दरमियां अब बातें रही ही कहाँ है करने को मनी। बस मैं तुझे जलील करूं और तू मुझे कर। अश्वथ नशे में जरूर था, पर बावजूद इसके उसकी आवाज में अथाह क्रोध झलक रहा था। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, पर आगे वो कुछ भी कहती कि तभी अश्वथ एकदम से उसके करीब आया और उसे कमर से पकड़ खुद के नजदीक कर चिल्ला उठा, गलती? और कितनी गलती करेगी तू मनी, कितनी? तुझसे एक बात कहूँ, तूने प्यार तो मुझसे बहुत किया, पर कभी भरोसा ना कर पाए। ये कहकर अश्वथ ने झटके से उसे छोड़ दिया, जिससे वो सीधा जमीन पर जा गिरी। अब आगे उसकी आंखों में आंसू उतर आए और अब भी वो अश्वथ के शब्द गूंज रहे थे उसके दिमाग में। तूने प्यार तो मुझसे बहुत किया, पर कभी भरोसा ना कर पाए। मृणाली पागल हुई जा रही थी ये सब सुनते सुनते, पर उसे सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे थे। वो अपने आंसू पोंछ उठ खड़ी हुई और अश्वथ के करीब जाकर उसकी बाहें पकड़ बोली, जिस भरोसे की बात करते हो तुम, उसे तुमने खुद तोड़ा था अश्वथ। आखिर क्यों तुम मुझे गिरा हुआ दिखाने की कोशिश करते हो जबकि गलत तुम हो? अश्वथ ने उसे दूर झटक दिया और दूसरी ओर मुड़ते हुए बोला, हट, मुझे नींद आ रही है, सोने दे। कहकर अश्वथ जैसे ही आगे बढ़ा कि तभी मेज से उसका पैर टकरा गया। नशे में होने के कारण वो खुद को संभाल भी ना पाया और नीचे जमीन पर जा गिरा। इस दौरान बैग का किनारा उसके माथे पर जा लगा, जिसे देख मृणाली भरभरा उठी। वो तुरंत अश्वथ के पास भागी और उसकी चोट को देखने लगी, जिसमें से खून रिस रहा था। हालांकि अश्वथ को मानो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस चोट से। वो मृणाली को खुद से दूर करना चाहता था, पर इस बार मृणाली के आगे उसकी ना चल पाई। चुपचाप बैठे रहो, दिख भी रहा है कितनी चोट आई है। मृणाली के चिल्लाने पर वो शांत हो गया। इतनी ज्यादा पी रखी थी उसने कि वो अब उससे लड़ने की ताकत खो बैठा था। मृणाली तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लाकर वहीं जमीन पर बैठ उसकी चोट पर बैंडेड लगाने लगी और अश्वथ अपनी नशे से भरी आंखों से बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। तो उधर मृणाली का ध्यान केवल उसकी चोट पर था। अश्वथ अचानक से उसके ऊपर झुक गया, जिस कारण मृणाली के पैर मुड़ गए और वो जमीन पर जा गिरी। साथ ही उसी के ऊपर अश्वथ था, जिसका किया धरा था ये सब। मृणाली ने उसे हटाने की कोशिश की। सीधे बैठो अश्वथ, मैंने चोट पर बैंडेड लगा दी ही, अब बैग पर लेटो चल के। मगर यहाँ उल्टा अश्वथ ने अपना चेहरा मृणाली के सीने में दफन कर दिया और उसके शरीर पर पूरी तरह से खुद का भार छोड़ते हुए बोला, चुपचाप लेटी रहो, मुझे बहुत नींद आ रही है। कहकर उसने कसके मृणाली को अपनी मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया और यहाँ मृणाली की सांसें अटक गईं। उसने फिर से बोलने की कोशिश की, अश्वथ प्लीज, बढ़ाओ। इसके आगे के शब्द उसकी हलक में अटक गए, क्योंकि अश्वथ ने उसके होंठों पर अपने होंठ दबा दिए थे। उसके मुंह से निकलती शराब की गंध अब मृणाली और ज्यादा महसूस कर पा रही थी। वहीं नशे में होने के कारण अश्वथ बहुत ही रिफली किस कर रहा था उसे। कई एक जगह उसने काट भी लिया था, पर मृणाली ने भी आज उसे अपनी मनमानी करने दी और यूं ही उसके रुकने तक का इंतजार करने लगी। अश्वथ उसे काफी देर तक किस करते हुए यूं ही उसके ऊपर सो गया और मृणाली को अपनी गर्दन पर उसकी गहरी सांसें महसूस होने लगी, तो वो भी जान चुकी कि वो गहरी नींद में जा चुका है। उसने अब अपने छोटे छोटे हाथों से अश्वथ का भारी भरकम शरीर खुद के ऊपर से हटाना चाहा, पर वो उसे हिला तक ना पाई। ओह गॉड, कितना भारी शरीर है, क्या करूं? मृणाली में अब और ताकत नहीं बची थी उस पर अपना जोर लगाने की। उसने कोशिश करना छोड़ दिया और कुछ देर बाद वो खुद सो गई। अगली सुबह अश्वथ की जब नींद खुली तो पहले उसे कुछ समझ नहीं आया, पर कुछ ही पलों में उसे महसूस हुआ कि उसका ऊपरी शरीर का भार मृणाली के ऊपर है और वो पूरी रात ऐसे ही सोया हुआ था। गर्दन उचकाते ही उसके सामने मृणाली का छोटा सा चेहरा आया, जिसे देख वो थम सा गया। कुछ पलों तक उसे यूं ही देखता रहा। अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी उसकी नज़र मृणाली के होंठों पर पड़ी, जिन पर हल्के हल्के कट का निशान था और सूख चुका हल्का सा खून लगा था। उसके होंठों की ये हालत देख वो समझ गया कि ये सब कल रात नशे में उसी का किया धरा था। अनायास ही उसके हाथ मृणाली के होंठों पर चले गए और वो अपने अंगूठे से उसके होंठ सहलाने लगा। किसी की छून महसूस कर मृणाली कसमसा उठी तो अश्वथ अब उससे दूर हट गया।
वो जैसे ही उठा ही उसी पल उसे अपने पूरे बदन जकन महसूस हुई, जो कि बेशक रात भर उल्टे सीधे लेटे रहने की वजह से थी। खैर, उसने 2-4 बार ढंग से अंदाए ली और एक नज़र ज़मीन पर सिमटी बटूरी मरनाली पर डाली तो अब झुककर उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और एक कंबल उसके ऊपर डाल बाथरूम में चला गया। वही लगभग 10-11 बजे के आसपास मरनाली की आंख खुली तो वो खुद को बिस्तर पर देख हैरान रह गई। उसका पूरा शरीर दर्द हो रहा था, पर इस समय उसके दिमाग में सिर्फ अश्वत्थ था। वो उससे बात करना चाहती थी क्योंकि अब वो इस गिल्ट में और नहीं रह पा रही थी, लेकिन कल जब अश्वत्थ उससे मिला भी तो वो भी नशे में। वहीं दूसरी ओर पटना के किसी बाजार में अनिका घर के लिए कुछ खरीद कर रही थी। उसने स्लीवलेस शॉर्ट कुर्ती और जीन्स पहना था, कानों में मेटल के झुमके और बालों का बिखरा सा जुड़ा बना रखा था। किसी परचूनी की दुकान से वो कुछ सामान लेकर बाहर निकली ही थी कि तभी अचानक से उसे किसी ने पकड़ लिया और घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। अनिका को समझने का मौका तक न मिला कि उसके साथ ही होने का लगा। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे! वो चिल्लाई। तभी उसकी नज़र उस लड़के बलवीर पर गई जो कि उसके कॉलेज में पढ़ता था। कहना गलत होगा कि वो पढ़ता था, क्योंकि काम उसके पूरे गुंडों वाले थे। वो अनिका की खुशबरती देख उस पर अपना दिल हार बैठा, लेकिन अनिका ने सबके सामने बेइज्जत कर उसे ठुकरा दिया, जिस कारण आज उसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था। उसने खुद की मदद के लिए आसपास खड़ी भीड़ से गुहार लगाई, पर कोई आगे नहीं आया क्योंकि बलवीर कई आदमियों के साथ था और सबके हाथ में बंदूक थी। बहुत धाक थी उसकी पटना में। मेरा हाथ छोड़ो बलवीर, ये तुम सही नहीं कर रहे, अनिका उस पर चिल्लाते हुए बोली तो बलवीर ने अचानक से उसे खुद के करीब खींच लिया और उसकी कमर में हाथ फंसाकर हवस भरी नजरों से देखने लगा। तूने मेरी बेइज्जती की थी ना, मेरे प्यार को ठुकराया था, तो अब पूरी जिंदगी पछताएगी कि आखिर क्यों पंगा लिया तूने मुझसे। वो दांत पीसते हुए बोला। कितना डरपोक है तू बलवीर, एक लड़की को पकड़ने के लिए इतने कुत्ते उठाकर ले आया। कहते हुए अनिका ने अपनी घृणा से भरी नजरें बलवीर के आदमियों पर घुमाई तो बलवीर ने कसकर उसकी ठुड्डी पकड़ ली। यही जबान की वजह से आज तेरे साथ ये हश्र हो रहा है। बहुत मुंह चलता है ना तेरा, आज तेरा मुंह मैं बंद करूंगा। बलवीर अपने आदमियों से अनिका की हंसी उड़ाते चिल्लाया। क्यों रे रोकी? इसकी बहन को वो अश्वत्थ धनराज ने सबके सामने चूम डाला था ना, तो भला छोटी बहन के साथ नाइंसाफी क्यों हो? दोनों बहनों को बराबर हक मिलना चाहिए मजे लेने का। उसकी बात सुन अनिका झटपटा उठी दूर होने के लिए, पर बलवीर की पकड़ बहुत मजबूत थी। इधर बलवीर ने उसे खुद के बेहद नजदीक कर डाला और जैसे ही उसके होंठों को चूमने को हुआ कि तभी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर आ गिरा। इस मुक्के के जोर को बलवीर जरा भी बर्दाश्त ना कर सका और तुरंत जमीन पर ढेर हो गया। कौन है साले जिसने मेरे ऊपर? कहते हुए वो रुक गया जब उसने सामने खड़े शख्स को देखा। इधर अनिका ने भी अपनी नजरें घुमाकर देखा तो हैरान रह गई। उस शख्स को देख अनिका अब भी उस शख्स को देखे जा रही थी, तभी बलवीर हैरतअंगेज होते हुए बोला, साहू? हाँ, इस वक्त वहां साहू खड़ा था जिसने बलवीर के मुंह पर मुक्का जड़ा था। कदकाठी उसकी भी अच्छी खासी थी। उसने काले रंग का घुटनों से ऊपर कसा हुआ कुर्ता पहना था और नीचे जीन्स। हाथ में महादेव के नाम का टैटू और एक चांदी का कड़ा। व्यक्तित्व उसका भी मजबूत था। तभी वो मुस्कुराते हुए बलवीर के पास एड़ी के बल जा बैठा और उसकी नाक से निकलते खून को अपनी उंगली से पोंछ बोला, ये क्या करने जा रहा था तू बलवीर? भरे समाज में एक लड़की के साथ ऐसी हरकत, ये पाठ तो उसे पड़ा ना जिसके लिए काम करता है। बलवीर गुस्से से भर उठा। साला अश्वत्थ धनराज करे तो रामलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। उसने जमीन पर थूक दिया। साहू हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी कॉलर ठीक कर बोला, सही बोला, ये अश्वत्थ धनराज की लंका है और यहाँ वो रामलीला करे या रसलीला ये तय करने वाला तू कोई नहीं होता। कहते हुए अचानक से साहू ने बलवीर की कॉलर जोर से पकड़ ली और अब उस पर चिल्लाते हुए बोला, और अगर तू अगली बार इस लड़की के आसपास भी दिखाई दिया तो आगे कुछ भी देखने लायक नहीं बचेगा। क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा भी मन डोल गया इस पे? बलवीर का इतना कहना भर था कि साहू ने जोरदार हाथ उसके मुंह पर दे मारा, जिससे बलवीर के सारे पुर्जे खुल गए। तो वहीं अब बलवीर ने भी गुस्से में पलटवार करने के लिए हाथ उठाया कि तभी साहू ने एक और घूंसा चिपका दिया। ना मुन्ना ना, साहू पर हाथ उठाने की गलती से भी मत करना वरना अंजाम तेरी सोच से परे होगा। बलवीर अपने आदमियों को देख गड़िया कर बोला, साले तुम लोग तमाशा क्या देख रहे हो, खड़े खड़े मारो इसको। पर यहाँ उन सभी आदमियों ने साहू को देख थूक निगलते हुए अपने कदम पीछे ले लिए, जिसे देख बलवीर की नसें तन गईं। साला सही कह रही थी ये छोकरी, कुत्ते ही पाल रखे थे मैंने।
बलवीर अथाह क्रोध के साथ बोला तो अब साहू खड़ा हुआ और बाजार में लगी भीड़ देख चिल्लाया, निकलो रे सब के सब, यहाँ क्या नौटंकी चल रही है। उसकी तेज आवाज सुन सारी भीड़ हवा हो गई और अब साहू बलवीर को जमीन पर पड़ा देख आखिरी बार बोला, ये मेरी तुझे पहली और आखिरी धमकी है। तू किसी भी लड़की के आस मंडराता दिख गया तो मैं तुझे मर्द कहलाने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही साहू ने एक तेज लात बलवीर की टांगों के बीच उस नाजुक हिस्से पर दे मारी जिससे वो दर्द के मारे तड़प उठा। कुछ पल वहां खड़े रहने के बाद वो अब जाकर अनिका की तरफ मुड़ा तो वो बिना किसी भाव के ये सब तमाशा देख रही थी। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे। साहू उसके पास आया और कुछ देर उसे देख बोला, अब तुम जा सकती हो, ये आइंदा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। और मेरी दी का क्या? अनिका ने छूटते ही उससे ये सवाल किया जिसे सुन साहू के चेहरे के भाव बदल गए। तुम्हारी दी के लिए अश्वत्थ है, उसकी फिक्र मत करो तुम, साहू बेफिक्री से बोला जिसके बाद अनिका का पारा बढ़ गया। अनिका, इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि तुमने जो किया है आज उसके लिए मैंने तुम्हारी जरा सी भी शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि हो तो तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक मेरी बहन से जबरदस्ती शादी करता है तो वही दूसरा मेरे सामने महान बनने का ढोंग करता है। साहू, हो गया तुम्हारा, और भी कुछ बोलना है तो बोल सकती हो, मैं सुन लूंगा, क्योंकि अश्वत्थ की तरह मुझे इतनी आसानी से और इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता, पर जब आता है ना। साहू ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी पर पता नहीं क्यों उसके इन शब्दों ने अनिका को जरा सहमा सा दिया। पर अगले ही पल वो फिर से उसकी आंखों में आंखें डाल बोली, तुम लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। गुस्सा, मारपीट, खून खराबा, यही सब तो आता है, और भी बहुत कुछ आता है, पर उसके लिए लायक लड़की नहीं मिली। कहते हुए इस बार साहू उस पर झुक गया। उसकी बात पर अनिका जरा सकपका गई और अब ज्यादा बहस न करते हुए तुरंत वहां से जाने लगी। गुंडा मवाली कहीं का, कोसकर वो अपनी तीखी आंखों से साहू को देखते हुए वहां से चली गई। इधर साहू उसकी अदा पर मुस्कुरा उठा, हम चटपटी है, मजा आएगा। च15 चरित्र में दाग। अब तक आपने पढ़ा। उसकी तेज आवाज सुन सारी भीड़ हवा हो गई और अब साहू बलवीर को जमीन पर पड़ा देख आखिरी बार बोला, ये मेरी तुझे पहली और आखिरी धमकी है। तू किसी भी लड़की के आस मंडराता दिख गया तो मैं तुझे मर्द कहलाने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही साहू ने एक तेज लात बलवीर की टांगों के बीच उस नाजुक हिस्से पर दे मारी जिससे वो दर्द के मारे तड़प उठा। कुछ पल वहां खड़े रहने के बाद वो अब जाकर अनिका की तरफ मुड़ा तो वो बिना किसी भाव के ये सब तमाशा देख रही थी। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे। साहू उसके पास आया और कुछ देर उसे देख बोला, अब तुम जा सकती हो, ये आइंदा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। और मेरी दी का क्या? अनिका ने छूटते ही उससे ये सवाल किया जिसे सुन साहू के चेहरे के भाव बदल गए। तुम्हारी दी के लिए अश्वत्थ है, उसकी फिक्र मत करो तुम, साहू बेफिक्री से बोला जिसके बाद अनिका का पारा बढ़ गया। अनिका, इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि तुमने जो किया है आज उसके लिए मैंने तुम्हारी जरा सी भी शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि हो तो तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक मेरी बहन से जबरदस्ती शादी करता है तो वही दूसरा मेरे सामने महान बनने का ढोंग करता है। साहू, हो गया तुम्हारा, और भी कुछ बोलना है तो बोल सकती हो, मैं सुन लूंगा, क्योंकि अश्वत्थ की तरह मुझे इतनी आसानी से और इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता, पर जब आता है ना। साहू ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी पर पता नहीं क्यों उसके इन शब्दों ने अनिका को जरा सहमा सा दिया। पर अगले ही पल वो फिर से उसकी आंखों में आंखें डाल बोली, तुम लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। गुस्सा, मारपीट, खून खराबा, यही सब तो आता है, और भी बहुत कुछ आता है, पर उसके लिए लायक लड़की नहीं मिली। कहते हुए इस बार साहू उस पर झुक गया। उसकी बात पर अनिका जरा सकपका गई और अब ज्यादा बहस न करते हुए तुरंत वहां से जाने लगी। गुंडा मवाली कहीं का, कोसकर वो अपनी तीखी आंखों से साहू को देखते हुए वहां से चली गई। इधर साहू उसकी अदा पर मुस्कुरा उठा, हम चटपटी है, मजा आएगा। अब आगे। धनराज हवेली। मृणाली तैयार होकर नीचे आई तो मीरा उसे रसोई में काम करती हुई दिखाई दी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे नजरें मिलाने की, आखिर बात ही उसने इतनी बदतमीजी से की थी उनके साथ। मैं कुछ मदद करवाऊं, उसने हिम्मत कर कहा तो अब जाकर मीरा ने उसे देखा। नहीं, सब हो गया है, तुम्हारा खाना कमरे में भिजवाती हूँ, खा लेना। उन्होंने थोड़े रखे स्वभाव से बात की। किचन में इस वक्त कोई नहीं था, इसलिए मृणाली ने यहाँ उनसे कल के लिए माफी मांगना उचित समझा और उनके पास आकर बोली, मैं जानती हूँ मेरे कल के बर्ताव से आप नाराज हैं, लेकिन मेरा आप में से किसी को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था।
उन्होंने बस इतना कहा और अपने काम में लगी रहीं। क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकती? मीरा, किस किस बात के लिए तुम्हें माफ करूं मृणाली? ये पहली बार नहीं है जब तुमने अश्वत्थ को भरे समाज में जलील किया। मृणाली, और मेरा क्या? मेरे साथ जो हुआ वो सही था क्या? आपने मेरी गलती तो पकड़ ली पर अश्वत्थ की हर गलती माफ। पहली बात तो तुम उसे अश्वत्थ अश्वत्थ कहना बंद कर दो। अचानक से मीरा की आवाज थोड़ी तेज हो गई। मीरा, हमारे घर में बहुएं अपने पति का नाम नहीं लेती, तो तमीज से बात किया करो उससे। मृणाली, शायद आपके घर में सारे कायदे कानून सिर्फ औरतों के लिए ही हैं। हाँ हैं, और तुम्हें इन्हें मानना होगा क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। कहकर वो तुरंत वहां से जाने लगी। तभी एक बार फिर मुड़कर उन्होंने मृणाली की आंखों में देखते हुए कहा, और हाँ, अश्वत्थ ने जो किया है उसके लिए मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगी, पर माफ तो मैं तुम्हें भी नहीं कर पाऊंगी मृणाली। शुरुआत में मुझे तुम पर तरस आता था, पर अब तुम्हारी बेवकूफियों पर तरस आता है। तो आखिर आप बता क्यों नहीं देती कि ऐसा कौन सा पाप कर बैठी हूं मैं? मृणाली की आवाज भी तेज हो गई। अपने दिमाग की जगह अगर दिल का इस्तेमाल करना सीख जाओगी तो तुम्हें तुम्हारे हर सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। कहकर मीरा पल भर में वहां से चली गई और मृणाली एक बार फिर सवालों से घिर गई। रात का वक्त था, प्यास के मारे मृणाली की नींद टूट गई। अश्वत्थ आज रात भी कमरे में नहीं आया था और इस बार भी मृणाली उसका इंतजार करते करते सो चुकी थी। कमरे में उस समय पानी मौजूद नहीं था, इसलिए उसे नीचे जाना पड़ा। फ्रिज से पानी निकालकर उसने ग्लास में डाला और एक घूंट पी ही पाई थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। वो तुरंत पलटी, पर कोई नहीं था। शायद उसका वहम था। यही सोच उसने दोबारा ग्लास को मुंह से लगाया कि तभी अपनी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस हुई। वो एक बार फिर मुड़कर खड़ी हो गई, पर इस बार भी कुछ नहीं दिखा। दोनों बार उसका वहम कैसे हो सकता है? पक्का वहां कोई था। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, तो मजबूरन मानना पड़ा कि उसे भ्रम ही हुआ था। वो अब बॉटल को वापस फ्रिज में रखने लगी कि तभी अचानक किसी ने पीछे से ही अपना एक हाथ उसके पेट पर तो दूसरा मुंह पर रख दिया ताकि वो चिल्ला ना सके। यानी वो उसका वहम नहीं था। इस अचानक हुई हरकत पर मृणाली अंदर तक हिल उठी। वो खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद में थी और वो उस शख्स उसे पीछे की ओर खींचकर उसकी गर्दन पर अपनी नाक रख बदन से उठ रही भीनी भीनी खुशबू को सूंघने लगा। मृणाली इतना तो जान चुकी थी कि ये जो कोई भी है पर अश्वत्थ नहीं है, क्योंकि अश्वत्थ की छुअन से आज तक उसे घिन नहीं आई थी, पर यहाँ उसका पूरा शरीर घृणा से भर उठा। वो शख्स मजबूती से उसका पेट मसल रहा था और अपनी नाक उसकी गर्दन और कंधे पर रगड़ रहा था। वहीं मृणाली के आंखों से झरझर आंसू बह उठे। उस शख्स ने ऐसे पकड़ा था उसे कि उसके हाथ तक दब गए, पर तभी मृणाली ने तुरंत हरकत में आकर अपने पैर का इस्तेमाल कर एक जोरदार लात उस शख्स के घुटनों पर दे मारी, जिससे अपने आप उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। और यहाँ मृणाली ने ज्यों ही पलट कर देखा तो उसकी आंख फटी रह गई। उसके ठीक सामने आकाश खड़ा था, जो कि आंखों में बेहद दरिंदगी लिए उसे देख रहा था। हालांकि अंधेरा जरूर था, पर इतना नहीं कि किसी को देख ना पाए। वो दोनों अब भी बेहद करीब खड़े थे। मृणाली इससे पहले कुछ भी कह या कर पाती कि तभी क्या हो रहा है ये सब? इस आवाज को सुन आकाश सकपका गया और तुरंत मृणाली से कुछ कदम पीछे हट गया। तो वही मृणाली ने अब वहां हाल ही में आए अश्वत्थ को देखा। उसे देख वो भागकर उसके सीने से लग जाना चाहती थी, लेकिन उसी पल आकाश के मुंह से निकले शब्दों को सुन वो जम सी गई। ये कैसी चरित्रहीन लड़की ब्याह कर लाया है तू अश्वत्थ? आकाश ने कहा तो मृणाली दंग रह गई। इतने शोर शराबे के बीच घर के सभी लोग इकट्ठे हो गए। वहीं अंजना आकाश के पास जाकर बोली, क्या हो गया जी? आप लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे? उसी वक्त वहां रंजीत का आना हुआ और उनके आते ही आकाश बोला, बाबूजी हम कह रहे थे कि ये लड़की जबान से ही नहीं बल्कि चरित्र से भी गिरी हुई है, और आज देख भी चुके हैं। क्या कहना चाहते हो तुम आकाश? रंजीत ने सीधा सवाल किया। हमारी तो जबान तक ना साथ दे रही इसकी करतूतें बताने के लिए, कहकर उसने अपनी नजर अश्वत्थ पर घुमाए और अब उसके पास आकर धीरे मगर भारी आवाज में बोला, क्या बात है अश्वत्थ? इस कुल्टा की प्यास तुमने अभी तक बुझाई नहीं किया, जो आज ये अपने जेठ पर डोरे डालने लगी। आकाश के ये भद्दे बोल सुनते ही मृणाली के कदम डगमगा गए, तो वहीं अश्वत्थ ने अपने हाथ की मुठ्ठियां कस ली। उसके जबड़े तक कसने लगे थे। आकाश के शब्दों को सुन मीरा को भी धक्का सा लगा था। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो आकाश? अच्छे से पता है माँ, सवाल करने हैं तो वो इससे करिए। मृणाली अब तुरंत होश में आई। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी घिनौनी हरकत का इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहे हैं ये। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे।
वहीं अश्वथ अब भी शांत खड़ा था। मृणाली चीख चीख कर खुद को सही साबित करने में जुटी थी, वो भी तब जब हाल ही में उसने आकाश के इतने घटिया रूप का सामना किया। अंजना पति की पक्ष लेने लगी, अरे वो तो हम शुरू से ही जानते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इतनी गिरी हुई लड़की इस घर की बहू है। छी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो। चुप, रंजीत की तेज आवाज गूंज उठी। लड़की, तू इतनी बदचलन निकलेगी, अगर इस बात का अंदाजा मुझे जरा भी होता तो तुझे इस घर की बहू कभी ना बनने देता। आकाश मृणाली को देख बोला, सही कह रहे हैं आप बाबूजी। इस कुल्टा को यहाँ नहीं बल्कि कोठे पर होना चाहिए। इतनी गिरी हुई हरकत करती है, ऊपर से झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहती है। झूठ आप बोल रहे हैं भैया। काफी देर की खामोशी के बाद अश्वथ के मुंह से सबसे पहले ये शब्द निकले जिन्हें सुन सबकी सांसें थम गईं। वहीं मृणाली, जो शायद कब से इंतजार कर रही थी अश्वथ के कुछ बोलने का, उसे कभी नहीं लगा था कि इन हालातों में वो उसका साथ देगा। क्या क्या कहा तूने? आकाश हैरान सा उसे देखते हुए बोला। आपने सही सुना, झूठ आप बोल रहे हैं। अश्वथ का चेहरा अब सर्द था। रंजीत गुस्से में चिल्लाए, तुम कहना क्या चाहते हो अश्वथ? इतनी घिनौनी हरकत के बाद भी तुम इस लड़की की तरफदारी कर रहे हो। अश्वथ, तरफदारी नहीं बल्कि वो बोल रहा हूँ जो सच है। रंजीत, अच्छा, और क्या सबूत है तुम्हारे पास इसे सही साबित करने का? इस बार अश्वथ की आवाज भी तेज हो उठी, उसे सही साबित करने के लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें 10 कमियां हो सकती हैं, पर मैं कभी ये मानने को तैयार नहीं कि उसके चरित्र में दाग है। अश्वथ के शब्द सुनकर मृणाली के होंठों पर अनायास ही एक दर्द भरी मुस्कान फैल गई। आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, पर अब ये दुख के नहीं थे। वाह छोटे, लगता है इसने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया है। आकाश ने तंज कसा। अश्वथ हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपना सिर हिलाकर अब आकाश के कंधे पर अपना हाथ रख बोला, आप जानते हैं ना भैया, आज जो कुछ भी हुआ इन सब में अगर इस वक्त आपकी जगह कोई और होता तो क्या हश्र करता मैं उसका। अश्वथ, रंजीत चिल्लाए, देखा बाबूजी, यही तो ये लड़की चाहती थी, 2 भाइयों के बीच फूट पड़वाना, और वही हुआ। अंजना ने गुस्से में कहा। यहाँ अश्वथ के बर्दाश्त से सब बाहर हो रहा था, तभी उसने आप देखा ना ताव और कोने में रखा वास उठाकर जमीन पर फेंक दिया। मीरा देख सकती थी कि वो अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, और वाकई गुस्से के मारे उसकी सांसें तेज चलने लगीं। तभी वो सबकी ओर देख चिल्लाया, और एक आखिरी बात कान खोलकर सुन लो सब लोग, उससे मेरी आपसी रंजिश चाहे कुछ बनी रहे, पर खबरदार जो किसी ने भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं यहाँ जीते जागते इंसान को लाया हूँ, ना कि किसी खिलौने को जिससे जो चाहे वो खेल सके। कहकर वो अब सीधा मृणाली के पास आया और उसे खींचता हुआ अपने साथ ले गया। उसका क्रोध देख वो भी कांप उठी और यहाँ घर में सन्नाटा पसर चुका था। 16 गाली तो आप देते हो, वो भी इतनी गंदी गंदी। छी, यहाँ अश्वथ जैसे ही मृणाली के साथ कमरे में दाखिल हुआ, उसी पल मृणाली तुरंत उसके सीने से जा लगी और फूट कर रो पड़ी। उसने अपने हाथ कसके अश्वथ की कमर पर लपेट रखे थे, तो वहीं अश्वथ भावहीन चेहरा लिए सीधा खड़ा रहा। वो जानता था मृणाली इन सब से बेहद डर चुकी है। उसने धीरे से उसे अलग किया। रोना बंद करो, अब कोई कुछ नहीं करेगा, उसने भारी आवाज में कहा। तभी उसका फोन बज उठा। कॉल रिसीव कर वो कुछ देर बाद बोला, ठीक है, मैं बस निकल ही रहा हूँ। कहकर उसने एक नज़र मृणाली पर डाल कहा, सो जाओ, रात हो गई है। इसके बाद अलमारी खोली और उसमें से अपना कुछ जरूरी सामान निकालने लगा। तभी मृणाली उसके पीछे आकर बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में हो सकता है 10-15 दिन लग जाएं। उसका ध्यान अब भी अपने सामान पर था, पर यहाँ मृणाली का तो दिल बैठ गया उसके जाने की बात सुन। वो तुरंत उसकी बाजू पकड़ बोल उठी, 10-15 दिन? इतने दिन में यहाँ अकेली कैसे रहूंगी, जैसे अब तक रहती आए हो? कहकर उसने अलमारी बंद की और अब मृणाली के हैरान परेशान चेहरे को देखने लगा। नहीं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ अकेली नहीं रह पाऊंगी। मृणाली गिड़गिड़ा उठी। उसके जाने की बात पर उसे रोना आ रहा था। रोना बंद करो, मैंने कहा ना, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, पर मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहना चाहती अश्वथ, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर ना जाओ। मृणाली ने उसकी बाजू पकड़ ली। बच्चों की तरह जिद करना बंद करो और चुपचाप लेटो जाकर, मुझे देर हो रही है। अश्वथ का पत्थर जैसा दिल उसकी हालत पर भी पिघलने को तैयार नहीं था। नहीं, मुझे कोई आराम वाराम नहीं करना, मुझे नहीं रहना है यहाँ। वो रोते हुए जिद पर अड़ गई, जिससे अब अश्वथ का दिमाग गर्म हो गया।
वो अचानक से उस पर चिल्ला उठा, चुप, अब अगर और ये आंसू टपकाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और किस लिए रो रही हो तुम? तुम्हें खुश होना चाहिए इस समय कि कुछ दिनों तक मेरा साया तुम पर नहीं रहेगा, इसलिए अब ये रोना धोना बंद करो। वहीं मृणाली एक पल को उसकी ऊंची आवाज सुन चिंघुक जरूर गई, पर अगले ही पल उसका रोना और ज्यादा बढ़ गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने कह दिया ना मुझे नहीं रहना यहाँ। तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ ले चलो मुझे, पर यहाँ ना छोड़कर जाओ। उसके आंसुओं को देख अश्वथ का दिमाग खराब होने लगा। उसने कसकर अपने बालों में हाथ घुमाए और अचानक से मृणाली की बाजू पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोला, शुटुक, ये नौटंकी करना बंद कर दो अब, वरना बहुत बुरा होगा। अश्वथ! सहसा मीरा की तेज आवाज उसके कान में पड़ी। उसने दरवाजे पर देखा मीरा खड़ी है, जिन्हें देख उसने धीरे से मृणाली की बाहों पर पकड़ ढीली की और तभी मीरा उसके पास आकर तेज आवाज में बोली, मृणाली तुम्हारे साथ जाएगी अश्वथ। उनकी बात पर अश्वथ की नसें तंग गईं, और मैं उसे हरगिज नहीं ले जाने वाला माँ। अश्वथ भी दबी मगर भारी आवाज में बोला, क्यों नहीं ले जाएगा तू उसे? शादी की है तूने उससे तो अब ये जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी तुझे। मीरा की इतनी तेज आवाज पहली बार सुनी थी मृणाली ने। मैंने ये शादी इन झूठी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए नहीं की है। अश्वथ चिल्ला उठा, तूने चाहे किसी भी वजह से क्यों ना की हो, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बस फिलहाल ये जानती हूँ कि बहू तेरे साथ जाएगी और जरूर जाएगी। ना जाने क्यों पर इस बार अश्वथ कुछ नहीं कह पाया और अपना सिर झटककर कमरे से बाहर जाने लगा। उसे जाते देख मृणाली की एक बार फिर उम्मीद टूट गई। वो जैसे ही उसे रोकने को हुई कि तभी मीरा ने उसका हाथ पकड़ अपनी पलकें झपकाकर उसे शांत रहने को कहा। और इधर अश्वथ ने दरवाजे पर आकर अपने कदम रोक लिए और बिना मुड़े ही बोला, 5 मिनट में अपना सामान पैक करके नीचे आओ। अगर 1 मिनट की भी देरी हुई तो फिर पड़ी रहना यहाँ। कहकर वो चला गया। उसके जाते ही मृणाली ने कसके मीरा को गले लगा लिया और सिसकते हुए बोल पड़ी, थैंक यू। यकीन नहीं होता कि तुम अश्वथ के साथ जाने के लिए इतनी खुश हो रही हो। मीरा की इस बात का खुद मृणाली के पास कोई जवाब नहीं था। तभी मीरा उसे खुद से अलग कर बोली, अब फटाफट अपना जरूरी सामान ले लो। अव्वल दर्जे का संकी है वो, अगर 1 मिनट भी तुम्हें लेट हुआ तो चला जाएगा। मृणाली अब जाकर उनकी बात सुन हल्की मुस्कुराए और फटाफट से बैग पैक करने लगी। जल्दबाजी में उसके दिमाग में जो आया वही रख पाए। आधे अधूरे कपड़ों को पैक कर वो जाने लगी वहां से। तभी एक पल के लिए रुककर मीरा से बोली, मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वो माफी के काबिल नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मीरा ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रख कहा, देवी मैया से बस यही प्रार्थना रहेगी मेरी कि तुम दोनों के बीच सारे गिले शिकवे दूर हो जाएं। और हाँ, अब वक्त मिल रहा है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब जानने का, इस मौके को गंवाना मत। अब जाओ, देर हो रही है। मृणाली ने उनके पैर छुए और कुछ देर बाद वहां से चली गई। अंडस्को 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 अंडस्को। नहीं, एक तेज चीख के साथ मृणाली किसी भयानक सपने से जागी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा पसीने से भर गया। कुछ देर बाद जब उसने खुद को शांत किया तो अब जाकर उसका ध्यान आसपास गया। वो इस समय किसी कमरे में थी जो कि बिल्कुल अपरिचित था उसके लिए। तभी उसे याद आया कि पिछली रात जब वो अश्वथ के साथ फ्लाइट से मुंबई लैंड हुई थी तब एक गाड़ी उन दोनों को रिसीव करने आई थी और उस गाड़ी में बैठने की कुछ देर बाद ही मृणाली की आंख लग गई। उसके बाद क्या हुआ और वो कब यहाँ पहुंची कुछ पता नहीं। उसने अब भी कल रात वाले कपड़े पहने थे। दीवार पर लगी घड़ी पर जब उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा दोपहर के 2 बज रखे थे। ओह गॉड, मैं इतनी देर तक कैसे सो गई? वो धीरे से बोली और अब बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसने गौर से इस कमरे पर नजर दौड़ाई तो बस गिना चुना सामान ही उसे यहाँ दिखा। ये धनराज हवेली जैसा बहुत बड़ा कमरा नहीं था पर बहुत छोटा भी नहीं। जरूरत भर का सामान मौजूद था, जैसे बेड, अलमारी, टेबल, लिंक, अटैच्ड बाथरूम और एक ड्रेसिंग टेबल। उसकी नज़र दरवाजे पर गई और वो उसे खोलकर तुरंत बाहर हॉल में निकल आई। अश्वथ, उसने आवाज लगाई पर कोई जवाब न आया। और अब उसने पूरा घर देखा। ये एक 2 बी अपार्टमेंट था। बहुत बड़ा नहीं था पर बहुत छोटा भी नहीं था। घर और रसोई को एक नज़र देख मृणाली ने अनुमान लगाया कि शायद यहाँ अश्वथ अकेले ही रहता होगा। पर भला उसका यहाँ क्या काम हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, आखिर बहुत पहुँच है उसकी। ना जाने कौन कौन से गैर कानूनी काम चलते होंगे। फिलहाल मृणाली का तो यही सोचना था।
खैर उसे कहीं भी अश्वथ नहीं मिला और मेन डोर बाहर से लॉक था। वो चुपचाप जाकर हॉल में पड़े सोफे पर जाकर बैठ गई। तभी उसकी नज़र खुली बालकनी पर गई। अनायास ही उसके होंठों पर मुस्कान तैर उठी और वो भागकर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। और यहाँ से अब पूरा मुंबई दिख रहा था उसे, बड़ी बड़ी इमारतें, चींटियों की तरह काम में लगे लोग, गाड़ियों से भरी सड़कें। पता नहीं क्यों, पर शादी के बाद आज शायद पहला ऐसा लम्हा आया था जब वो खुलकर सांस ले रही थी। उसे इस समय ऐसा लग रहा था कि वो किसी काल कोठरी से रिहा होकर आए हो। बिहार में हवेली थी जरूर हर सुख सुविधाओं से पूर्ण, पर हर पल उसे वहां घुटन का एहसास होता था, लेकिन यहाँ इस छोटे से अपार्टमेंट में कितना सुकून महसूस हो रहा था। सामने देखते देखते अचानक उसकी नज़र नीचे चली गई। आह, डर के मारे उसने अपने कदम पीछे ले लिए और अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त कितनी ऊंचाई पर थी। नीचे चल रहे लोग उसे चींटियों के समान छोटे दिखाई दे रहे थे। मृणाली को ऊंचाई से डर लगता था, थोड़ा नहीं बल्कि हद से ज्यादा। फोबिया था उसे हाइट से, इसलिए जब उसकी नजरें नीचे सड़क पर पड़ी तो वो घबरा उठी। लगभग 3 घंटे के बाद अश्वथ घर आया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसकी नज़र सामने खड़ी मृणाली पर गई, जो उसे देखते ही भागकर उसके गले आ लगी। उसने अपने पैर जमीन से उठा लिए थे, जिस कारण अश्वथ को तुरंत उसे थामना पड़ा। वो रो रही थी। अश्वथ को समझ नहीं आया कि आखिर उसे हुआ क्या है। अब क्या हुआ? तुम्हारा कल रात का रोना अभी तक खत्म नहीं हुआ। और इसके आगे वो कुछ भी कहता कि तभी उसकी नज़र अपने घर पे गई। आंखें फटी रह गई घर की हालत देख। पूरा सामान टूटा फूटा इधर उधर पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो घर ना हो कि कोई कबाड़ खाना हो। उसने तुरंत मृणाली को खुद से दूर कर कहा, ये सब क्या है? हाँ, घर की ये हालत कैसे हुई? तो मृणाली सुबकते हुए बोली, वो चूहे। वॉट? अश्वथ हैरान रह गया। तो मृणाली अब तुरंत बोल पड़ी, इस घर में चूहे हैं, और वो भी 2-2। और पता है कितने बड़े बड़े हैं। आपके पास इतना पैसा है, पर चूहे भगाने वाली दवाई तक नहीं ले सकते। उसकी बात सुन अश्वथ का दिमाग खराब हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो किस बला को यहाँ अपने साथ ले आया। उसने कसके अपने बाल नोच लिए और घर के अंदर आकर चुटकी बजाते हुए मृणाली से कहा, चलो तुरंत काम पर लग जाओ। जब तक मैं नहाकर आऊं तब तक सब मुझे साफ मिलना चाहिए, वरना उन्हीं चूहों को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। कर दूंगी साफ, पर पहले इन चूहों को तो भगाओ आप। मृणाली का ध्यान इस वक्त अश्वथ के गुस्से पर नहीं, केवल चूहों पर था। नहीं भगाऊंगा, तुम्हें बहुत शौक चढ़ा था ना कल तक यहाँ मेरे साथ आने का, तो अब भुगतो। कहकर अश्वथ कमरे में जाने लगा तो मृणाली तुरंत उसके पीछे पीछे आई और उसकी बाजू पकड़कर बोली, प्लीज भगा दो ना उन चूहों को, मुझे सच में बहुत डर लगता है उनसे। मैं हर बात मानूंगी आपकी, पर शट अप। ये क्या आपकी लगा रखा है तुमने? हम। अश्वथ की तेज आवाज सुन मृणाली सहम गई। फिर उसने धीरे से नजरें झुकाकर कहा, वो आपकी माँ ने कहा कि उनके घर में बहुएं अपने पति का नाम नहीं लेती और उनसे तमीज से बात करती हैं। ओह, पर आप कहकर अगर तुम मुझे साथ साथ गालियां बकती रहो तो उसे तमीज नहीं कहते। मैंने कब गाली दी? गाली तो आप देते हो, वो भी इतनी गंदी गंदी। छी। मृणाली ने तुरंत उसे घूरते हुए कहा। वहीं अश्वथ का दिमाग खराब हो गया था उसके मुंह से बार बार आप सुनकर। उसे आदत नहीं थी उसके मुंह से इतनी तमीज की। अश्वथ ने अब कसके उसकी बाजू पकड़ी और उसे झकझोरते हुए चिल्लाया, बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब अगर एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो जबान काट डालूंगा। समझ आई बात? मृणाली डर गई और तुरंत उसने अपनी गर्दन हाँ में मटका दी तो अश्वथ कुछ पल उसे घूरते हुए कमरे में चला गया। यहाँ मृणाली अब लाचारी से पूरे हॉल पर अपनी नज़र घुमाई तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। आखिर क्या जरूरत थी चूहों पर इतना सामान फेंकने की? खुद का ही काम बढ़ा लिया उसने। अब उसने साड़ी का पल्लू कमर पर खुरसा और फूंक फूंक कर कदम रखते हुए साफ सफाई करने लगी। 17 तुम मेरे सामने कपड़े नहीं भी पहनोगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मृणाली अब लाचारी से पूरे हॉल पर अपनी नज़र घुमाई तो अब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। आखिर क्या जरूरत थी चूहों पर इतना सामान फेंकने की? खुद का ही काम बढ़ा लिया उसने। अब उसने साड़ी का पल्लू कमर पर खुरसा और फूंक फूंक कर कदम रखते हुए साफ सफाई करने लगी। वहीं अश्वथ कमरे में आकर सीधा बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाकर उसने अपनी काली कमीज निकाली, जिसके साथ ही अब उसके सीने पर मौजूद जख्म साफ साफ दिखने लगा। खून रिस रहा था, यानी जख्म ताज़ा था, और अश्वथ को मानो कोई फर्क ना पड़ा इससे। वो शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो गया। पानी बदन से होता हुआ नीचे बह रहा था, जिसके साथ उसके सीने पर मौजूद वो खून भी बहता गया।
अचानक उसने अपने हाथ की मुट्ठियां कस ली और उसके माथे की नसें अब तनने लगी थी। बहुत भयानक लग रहा था वो इस समय। कुछ देर बाद वो नहाकर कमरे में लौटा। उसने इस वक्त केवल एक टॉवल लपेट रखी थी। उस जख्म पर उसने मरहम लगाया और एक काली टी शर्ट और लोअर पहनकर बाहर हॉल में आ गया। उसने देखा कि अब पूरा हॉल साफ था और मृणाली सोफे पर अपने पैर समेटे बैठे थी। उसको देख वो तुरंत खड़ी हो गई। तो अश्वथ उसके पास आकर बोला, खाना कौन बनाएगा? मैं। हाँ तुम, पर मुझे नहीं आता। ये बात तुम पहले भी कह चुकी हो। कहकर अश्वथ अपने हाथ फैलाकर सोफे पर रखते हुए बैठ गया और सामने चल रही टीवी देखने लगा। क्या बनाऊं? फ्रिज में रॉ चिकन रखा है, जाकर बनाओ। अश्वथ का ये कहना भर था कि मृणाली चीख उठी। क्या चिकन? अश्वथ एक बार में सुनाई नहीं दिया। मृणाली, लेकिन तुम। माँ, मेरा मतलब आप जानते हो, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं अश्वथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम शाकाहारी हो या मांसाहारी, मुझे आज के खाने में चिकन खाना है, मतलब खाना है। मृणाली, पर अश्वथ, नो मो आर्ग्यूमेंट्स। मृणाली चुप हो गई। चिकन नाम सुनकर ही उसका तन बदन सिहर उठ रहा था और यहाँ तो अश्वथ उसे बनाने की बात कर रहा था। एक तो उसे खाना बनाना नहीं आता, ऊपर से बनाना भी था तो चिकन। वो रसोई में गई और अपने कांप रहे हाथ से उसने फ्रिज खोला। नाक बंद कर फ्रिज में से चिकन निकाला तो वो मांस देखकर ही वो घृणा से भर गई। अचानक उसे उल्टी आ गई, जिससे वो भागकर किचन के सिंक के पास गई और वहां उल्टी कर दी। चूंकि रसोई ओपन थी इसलिए अश्वथ आराम से ये सब होता हुआ देख पा रहा था। इधर मृणाली ने उल्टी कर अपना मुंह पोंछा, तब तक अश्वथ उसके पास आ गया। वो आराम से खड़ा होकर उसे देख रहा था। मृणाली के आंसू निकल आए। प्लीज अश्वथ, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। उसे रोते देख अश्वथ मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में मृणाली का चेहरा भर लिया और उसके आंसुओं को अंगूठे से पोंछते हुए बोला, मैंने कहा था ना, मेरे साथ मत आओ। तुम्हें मौका मिल रहा था कुछ दिन सुकून भरे बिताने का, पर तुम्हें ये मंजूर नहीं हुआ। और पटना में मैंने तुम्हारी जितनी भी तरफदारी की उससे अपने दिमाग में ये फितूर तो बिल्कुल मत बिठा लेना कि मेरे मन में तुम्हारे लिए जरा भी नरमियत है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ मुझे है, चाहे वो तुम्हें हंसाना हो या रुलाना। अश्वथ की पकड़ उसके गालों पर मजबूत होती जा रही थी। वहीं मृणाली एक बार फिर टूटकर बिखर गई उसकी बातें सुन। वो जो क्षण भर की खुशियां आई थी उसके दामन में अश्वथ ने अब उन्हें भी छीनकर फेंक दिया था। अश्वथ उससे दूर हुआ। अब ये आंसू बहाना बंद करो और तुरंत अपने काम पर लगो, कहकर वो कमरे में चला गया और यहाँ मृणाली का शरीर जम चुका था। उसने लाचारी से अपनी नज़र चिकन पर डाली और मन मारकर उसे बनाने लगी। जब कभी उसने अपनी माँ को सब्जी बनाते देखा था, इसलिए जैसा उसे याद आता गया वैसा वो करती गई। कुछ देर बाद अश्वथ खाने के लिए बाहर आया तो उसने डाइनिंग टेबल पर जली हुई रोटियां देखी और बाउल में चिकन। वो देखते ही समझ गया था कि खाना कैसा बना होगा, पर फिर भी चुपचाप बैठ गया और खाना खाने लगा। नमक कम, मिर्ची ज्यादा थी, चिकन भी कच्चा था और रोटियों की तो पूछो ही मत। खैर, वो मृणाली से उम्मीद भी क्या कर सकता था। उसे पता था कि खाना खाने लायक तो बिल्कुल नहीं बनेगा। वहीं मृणाली किचन काउंटर के पास गर्दन झुकाए खड़ी थी। उसका शरीर अब भी कांप रहा था, जबकि चिकन बनाने के बाद वो 20 बार अपने हाथ धुल चुकी थी। अश्वथ जैसे तैसे पेट भरकर उठ खड़ा हुआ और हाथ धोकर कमरे में जाने लगा। तभी मृणाली पीछे से बोली, मुझे नहाना है। उसकी बात सुन वो मुड़ा। तो क्या मैं नहलाऊं तुम्हें? नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं है। और पटना से बैग भरकर क्या लाई थी? पत्थर, उसमें कुछ साड़ियां हैं बस। पर मैं अपने अंदर के कपड़े लाना भूल गई। ये कहते हुए मृणाली ने अपनी गर्दन झुका ली। उसकी बात पर अश्वथ मुस्कुराया और उसके करीब आते हुए बोला, तो दिक्कत क्या है? इस घर में वैसे भी मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम अगर कपड़े नहीं भी पहनोगी तो भी। अश्वथ, अचानक मृणाली चिल्लाए, चिल्लाओ मत, यहाँ ऊंची आवाज करने का हक केवल मुझे है। इस बार अश्वथ की आवाज तेज थी। वो अब तक उसके नजदीक खड़ा हुआ और उसने मृणाली का हाथ पकड़ उसे खुद के करीब किया और उस पर झुकता हुआ धीरे से बोला, तो अभी तक नहाया नहीं है तुमने? ये तो गलत बात है। आई डोंट लाइक अनहाइजीनिक पीपल्स। उसकी बात पर मृणाली को गुस्सा आया। मैं अनहाइजीनिक नहीं हूँ। मेरे पास कपड़े नहीं थे तो भला कैसे मैं? वो इससे आगे कुछ ना बोल पाई। अश्वथ ने उसको होंठों को सिल दिया और बेहद मजबूती से उसके निचले होंठ को सक करके बोला, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारी दिक्कत सुलझा दूंगा। कहकर अश्वथ ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और कमरे में जाकर उसे बाथरूम के अंदर ले गया और जाकर पैरों से ही उसने दरवाजा लगा दिया। क्रमशः, 18 हाँ छू तो लिया है ये जिस्म तूने, रूह भी चूम ले।
अश्वथ ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और कमरे में जाकर उसे बाथरूम के अंदर ले गया और जाकर पैरों से ही उसने दरवाजा लगा दिया। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मृणाली उसकी गोद में झटपटा उठी। मैं क्या करने जा रहा हूँ इस बात का अंदाजा तुम्हें अभी हो जाएगा। ये कहते ही अश्वथ ने उसे गोद से नीचे उतारा और शावर के नीचे खड़ा कर दिया। सुनो ना, कहे क्या, सुनो ना, दिल मेरा सुनो ना, सुनो जरा। तेरी बाहों में मुझे रहना है रात भर, तेरी बाहों में होगी सुबह। अपने ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिरते देख मृणाली जरा कांप उठी, पर अब उसे संभलने का वक्त कहाँ मिलने वाला था, क्योंकि अश्वथ ने तुरंत उसके होंठों को अपने मुंह में भर लिया और तेजी से उससे चूमने लगा। बेइंतहा, बेइंतहा, यूं प्यार कर, यूं प्यार कर, बेइंतहा। देखा करुण, सारी उम्र तेरे निशान, बेइंतहा, कोई कसर ना रहे, मेरी खबर ना रहे, छू ले मुझे इस कदर, बेइंतहा। उसने मृणाली के हाथ अपने हाथ में फंसा के दीवार पर लगा दिए और अब गहराई के साथ उसके होंठों में डूबने लगा। शावर से गिर रहा पानी दोनों को भिगो रहा था और उसी गिरते पानी को अश्वथ मृणाली के लबों से सक कर रहा था। सांसों में अजीब सी जंग छिड़ चुकी थी। जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास मेरे मुझसे कहने लगे। हाँ, बाहों में तेरी आके जहां दो यूं सिमटने लगे, सैलाब जैसे कोई बहने लगे। हॉल में चल रही टीवी की आवाज उनके कानों तक पड़ रही थी, जिसमें एक गाना बज रहा था, खोया हूं मैं आगोश में, तू भी कहाँ अब होश में, मखमली रात की हो ना सुबह, बेइंतहा। इस वक्त अश्वथ और मृणाली दोनों की आंखें बंद थीं। मृणाली उससे दूर होना चाहती थी, पर अश्वथ उसमें उतना ही चूर होता गया। वो अब उसके होंठों को छोड़ गर्दन चूमने लगा। दूसरे हाथ से साड़ी का पल्लू निकाल दिया और दोनों होंठों को ले जाकर उसकी पीठ पर कसकर पीछे से उसके ब्लाउज का हुक खोलने लगा। गुस्ताखियां कुछ तुम करो, कुछ हम करें, इस तरह शर्मा के दो साए हैं जो मुंह फेर ले हमसे यहाँ। अश्वथ ने ब्लाउज को कंधे से नीचे सरकाकर उसकी गर्दन और कंधों को चूमा, साथ ही साथ एक हाथ से उसकी साड़ी खोलने लगा और अगले ही मिनट में वो साड़ी जमीन पर पड़ी थी। मृणाली आधे खुले ब्लाउज और पेटीकोट में रह गई, पर कुछ ही लम्हों में अश्वथ ने वो ब्लाउज भी उसके सीने से अलग कर दिया। एक एक कर उसके कपड़े जमीन पर गिर रहे थे और अश्वथ उसके भीगे जिस्म को लगातार अपने तड़पते लबों से छू रहा था। हाँ, छू तो लिया है ये जिस्म तूने, रूह भी चूम ले। अल्फाज भीगे भीगे क्यों है मेरे, हाँ यूं चूर होके मजबूर होके कतरा कतरा कहे। एहसास भीगे भीगे क्यों है मेरे। कुछ पलों बाद वो हल्का सा दूर हुआ और फौरन अपनी टी शर्ट निकाल फेंकी। एक बार फिर अब उसने अपने शरीर का दबाव मृणाली के ऊपर डाल दिया और अपना हाथ उसके कोमल सीने पर रख दिया। मृणाली की सांसें तेज हो गईं, पर अश्वथ उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत उसकी ब्रा निकाल फेंकी और अपने होंठ उसके सीने में दबा दिए। मृणाली अब पछता रही थी कि आखिर क्यों उसने अपने कपड़ों की बात उससे छेड़ी। अच्छा खासा वो जा रहा था, क्या जरूरत थी सोते शेर को ललकारने की। अश्वथ उसे चूमते हुए अब नीचे की ओर बढ़ने लगा। घुटनों के बल बैठकर वो बेख्याली में उसके पेट और नाभि पर पड़ रही पानी की बूंदों को चूमने लगा। वो पानी की बूंदें मृणाली के बदन पर किन्हीं पारदर्शी मोतियों की तरह चमक रही थीं। अपने दांत का सहारा लेकर अश्वथ ने उसके पेटीकोट की डोरी खोली, जिससे वो सीधे जमीन पर जा गिरा और अब मृणाली केवल एक इंच में उसके सामने थी। वो अपने उंगली को उसके पैरों से सहलाता हुआ ऊपर जांघों तक ले आया तो मृणाली ने अनजाने में ही अपने हाथ उसके कंधों पर कस दिए। अश्वथ के होंठ अब भी उसके पेट पर मचल रहे थे और मृणाली की आंखें बंद थीं। वो अब उठ खड़ा हुआ और गौर से उसकी बंद पलकों को देख एक बार फिर उसके लबों को चूम लिया। पानी ठंडा था, पर बावजूद इसके अश्वथ को कोई फर्क ना पड़ा, क्योंकि मृणाली और अश्वथ का शरीर लावे की तरह तप रहा था। दो बेखबर भीगे बदन, वो बेसबा भीगे बदन ले रहे रात भर अंगड़ाइयां बेइंतहा। तभी मृणाली ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आंख खुलते ही उसकी नजर अश्वथ के सीने पर गई, जिस पर गहरे खंजर का निशान था। मगर अश्वथ उसकी गर्दन चूमने में व्यस्त रहा। तभी अनायास ही मृणाली की उंगलियां उस चोट पर चली गईं। ये जख्म। अश्वथ उसकी बात पर रुक गया और कुछ देर बाद अपनी गर्दन उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए अपने लबों को उसके लबों से टकराते हुए बोला, तुम्हारे दिए जख्म से बहुत छोटा है मनी। कहते ही उसने फिर उसके होंठों को अपने मुंह में भर लिया। इधर मृणाली के दिमाग में मीरा के कहे वो शब्द गूंज रहे थे, अब वक्त मिल रहा है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब जानने का, इस मौके को गंवाना मत। ये याद कर मृणाली ने कसके अपनी आंखें भींच ली। कुछ देर बाद अश्वथ उसे बाथरूम से बाहर ले आया। अश्वथ का चेहरा सख्त था और मृणाली की आंखें बंद। उसके बदन पर केवल एक काली रंग की शर्ट थी, जो बेशक अश्वथ की थी,
अश्वथ ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया और गौर से उसके थक चुके चेहरे को देखने लगा। उसे पता तक नहीं चल पाया था कि उसके किस करते समय मृणाली कब सो गई। खैर, अश्वथ अब भी शर्टलेस था, मात्र एक टॉवल लपेट रखी थी। मृणाली को देख एक गहरी सांस ली उसने और फिर ड्रॉर से एक सिगरेट निकाल के बालकनी में खड़े होकर लंबी लंबी कश भरने लगा। रात में मुंबई पूरी तरह से जगमगा उठी थी तो वही सिगरेट का धुआं अपने सीने में दफन करते हुए अश्वथ पूरे शहर पर अपनी नजर घुमाने लगा। उसी वक्त उसका फोन बज पड़ा। ये कोई 11-12 बजे का समय था। उसने अंदर आकर अपना फोन उठाया और दूसरे शख्स की बात सुन बेड पर सो रही मृणाली को देख बोला, उसको पकड़ के रख, मैं आ रहा हूँ। इस वक्त वो हद से ज्यादा भयानक जान पड़ रहा था। उसकी नजरें बिना एक पलक झपकाए मृणाली को देखे जा रही थी। तभी अपने होठों पर लगी सिगरेट उसने जमीन पर फेंक डाली और उसे अपने पैरों से कुचल दिया। च20 तुम्हें ही खा जाऊंगा, अब तक आपने पढ़ा। अश्वथ उसे बाथरूम से बाहर ले आया। अश्वथ का चेहरा सख्त था और मृणाली की आंखें बंद। उसके बदन पर केवल एक काली रंग की शर्ट थी जो बेशक अश्वथ की थी। अश्वथ ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया और गौर से उसके थक चुके चेहरे को देखने लगा। उसे पता तक नहीं चल पाया था कि उसके किस करते समय मृणाली कब सो गई। खैर, अश्वथ अब भी शर्टलेस था, मात्र एक टॉवल लपेट रखी थी। मृणाली को देख एक गहरी सांस ली उसने और फिर ड्रॉर से एक सिगरेट निकाल के बालकनी में खड़े होकर लंबी लंबी कश भरने लगा। रात में मुंबई पूरी तरह से जगमगा उठी थी तो वही सिगरेट का धुआं अपने सीने में दफन करते हुए अश्वथ पूरे शहर पर अपनी नजर घुमाने लगा। उसी वक्त उसका फोन बज पड़ा। ये कोई 11-12 बजे का समय था। उसने अंदर आकर अपना फोन उठाया और दूसरे शख्स की बात सुन बेड पर सो रही मृणाली को देख बोला, उसको पकड़ के रख, मैं आ रहा हूँ। इस वक्त वो हद से ज्यादा भयानक जान पड़ रहा था। उसकी नजरें बिना एक पलक झपकाए मृणाली को देखे जा रही थी। तभी अपने होठों पर लगी सिगरेट उसने जमीन पर फेंक डाली और उसे अपने पैरों से कुचल दिया। अब आगे कुछ 1 घंटों बाद एक बड़े से गोदाम में इस समय कई आदमियों की भीड़ जमा थी और इनमें से कोई भी सभ्य तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। सभी पहुंचे हुए गुंडे जान पड़ते थे और इनमें से एक शख्स साहू भी था। तभी सामने वाले पक्ष से एक शख्स बोला, क्या बात है साहू, सुना तो था समय का पक्का है अश्वथ धनराज, पर ये क्या, इतना वक्त बीत गया पर अभी तक कोई नामो निशान नहीं। ये शख्स साहू का विरोधी जान पड़ता था। साहू मुस्कुराया और अपनी गन की नोक साफ करते हुए बोला, फिक्र मत कर माथुर, जब वो आएगा तो तुझे खुद पता चल जाएगा। साहू का इतना कहना भर था कि तभी उस गोदाम में गोली चलने की आवाज गूंज उठी। इस आवाज का पीछा सब लोगों ने किया तो सामने अंधेरे में अश्वथ एक आदमी को कॉलर से पकड़कर घसीटता हुआ अंदर ला रहा था। जैसे जैसे अश्वथ उजाले में आ रहा था वैसे वैसे सबकी आंखें बड़ी हो रही थी। तभी माथुर ने अपनी नजर अपने आदमी पर डाली जिसके सर में गोली लगी थी और वो जमीन पर मरा पड़ा था। जिसे घसीटते हुए अश्वथ उन सभी आदमियों के बीच आ खड़ा हुआ और झटके से उस आदमी को माथुर के पैरों पर फेंक दिया। साला बड़े कमजोर आदमी पाल रखे हैं तूने माथुर, ये तो मेरे एक वार में ढेर हो गया। अश्वथ अपने हाथ झाड़ता हुआ बोला। अपने आदमी को मरा हुआ देख माथुर का खून खौल उठा। मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू अश्वथ, यहाँ तुझे बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उसकी बात पर अश्वथ जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी खतरनाक थी। फिर वो एक जगह पर जाकर आराम से बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, बर्बादी, ये शब्द भी अपने आप में ही कितना खौफनाक है ना माथुर। और अश्वथ धनराज को खौफनाक चीजें बहुत पसंद हैं, तो बर्बादी होकर रहेगी किसकी, ये तुझे बहुत जल्द पता चलेगा। इस बार माथुर भी मुस्कुरा उठा। यहाँ कम से कम 20 आदमी मौजूद थे जिनमें से आधे माथुर के थे। वो भी अब बैठकर अश्वथ की आंखों में आंखें डाल बोला, बहुत घमंड है तुझे खुद पर, लेकिन इतना घमंड ठीक नहीं। इस वहम में मत रहना अश्वथ की ये तेरा पटना है, ये मुंबई है मेरी जान, और यहाँ का राजा वही बनता है जिसके जिस्म में नहीं बल्कि जिगर में दम होता है। माथुर अपना सीना ठोककर बोला, यानी तू जिगर वाला नहीं है माथुर, तभी तो इतने सालों में भी एक पत्ता तक नहीं हिला पाया और मुंबई हिलाना तो दूर की बात है। अश्वथ ने कहा तो अब माथुर जोर जोर से हंसने लगा और फिर एक गोली हवा में चलाकर बोला, च च च च, तेरी बातों में बहुत वजन है अश्वथ, काश तू यहाँ टिक पाता, पर अफसोस। इतना कहते ही माथुर उठ खड़ा हुआ और तेजी से अश्वथ के पास आकर उसकी खोपड़ी पर बंदूक तान बोला, बहुत अफसोस होगा ये जानकर कि पटना में अपनी धाक जमा कर रखने वाला अश्वथ धनराज मुंबई में इतनी बुरी मौत मारा गया। माथुर इस पल खौफनाक लग रहा था। उसे खुद पर बंदूक ताने देख अश्वथ ने अपने आदमियों पर नजर डाली। तभी माथुर की एक भयानक हंसी पूरे गोदाम में गूंज उठी।
वो अब अश्वत्थ का उपहास उड़ाते हुए बोला, क्या सोच रहा? मैं तुझ पर बंदूक ताने खड़ा हूं और तेरे ये आदमी शांत क्यों खड़े हैं? माथुर मुस्कुराया, तू फंस चुका है अश्वत्थ, बहुत बुरा फंसा है। सिर्फ 10 लाख लगे मुझे तेरे इन कुत्तों को खरीदने के लिए। माथुर की बात पर अश्वत्थ के चेहरे की नसें तन गई और उसके भाव देख अब माथुर को बेहद सुकून मिला। वो जीत चुका था और अश्वत्थ अब यहाँ चारों तरफ से फंस चुका था। अब माथुर ने गन की ट्रिगर दबाए और जैसे ही बंदूक चलाने को हुआ तभी अश्वत्थ के होंठों पर मुस्कान पसर गई। उसकी मुस्कान देख माथुर के हाथ जम गए। क्यों रे अश्वत्थ, अपनी मौत को इतने करीब से देख पागल हो गया है? अश्वत्थ अब भी मुस्कुरा रहा था तभी उसने आराम से माथुर की बंदूक का मुंह पकड़ा और उसे अपने माथे से चिपकाते हुए जबड़े कसकर बोला, चला गोली। अश्वत्थ की अकड़ देख माथुर की खिसक गई। उसने अगले ही पल बंदूक की ट्रिगर दबा दी और कुछ भी नहीं हुआ, गोली खाली चली गई। माथुर की भौहें सिकुड़ गईं। वो एक के बाद एक गोली चलाता गया पर सब खाली चली गईं। उसे समझ नहीं आया कि आखिर बंदूक से सारी गोलियां गईं कहाँ। क्या हुआ, मार नहीं पाया मुझे? अश्वत्थ ने कहा तो माथुर का खून उबल गया। तभी अश्वत्थ ने अपने हाथ की मुट्ठी खोली जिसमें गोलियां देख माथुर की आंखें फटी रह गई। उन गोलियों को जमीन पर फेंक अब अश्वत्थ आराम से पैर पसार कर बैठ गया। भून डालो साले को गोली से, माथुर अपने आदमियों से चिल्लाया। उसकी नजरें अब भी अश्वत्थ पर थीं। काफी देर तक उसे कोई गोली चलने की आवाज नहीं आई तो अश्वत्थ मुस्कुराते हुए बोला, इतने में ही बौखला गया तू माथुर? जरा एक बार पीछे पलटकर तो देख। उसके कहने पर माथुर ने धीरे से सवालिया लहजे में अपनी गर्दन घुमाई तो खुद अंदर तक हिल गया क्योंकि सारे आदमी खुद उसी पर बंदूक ताने खड़े थे। ये देख माथुर का होश ठिकाने ना रहा तभी पीछे से अश्वत्थ की आवाज उसके कान में पड़ी, तूने 10 लाख में मेरे आदमियों को खरीदा नहीं, बल्कि मैंने खुद उन्हें तुझे बेचा था। च च च च कहते हुए अश्वत्थ उसके सामने आ खड़ा हुआ। तेरी गलती ये नहीं कि तूने खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझा, बल्कि तेरी गलती ये है कि तूने मुझे बेवकूफ समझ लिया। ये बोलते ही अश्वत्थ ने एक तेज घूंसा उसके मुंह पर जड़ दिया जिससे वो जमीन पर ढेर हो गया और अब माथुर की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो चुकी थी। अश्वत्थ एड़ी के बल उसके पास जा बैठा और उसकी कॉलर पकड़ झकझोरते हुए बोला, बोल अब कैसी मौत चुनना पसंद करेगा तू, बंदूक से या खुद मुझसे? अश्वत्थ छोड़ दे मुझे, मैं वादा करता हूँ कभी तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। तुझे जो करना है वो कर लेकिन मेरी जान बख्श दे। पल भर में माथुर की सारी अकड़ हवा हो गई। उसे बिलखता देख अश्वत्थ के होंठों के किनारे मुड़ गया और वो उसे एक और घूंसा मार के बोला, चल मान ली मैंने तेरी बात, छोड़ दिया तुझे। और फिर मतलब ये कि मेरा क्या फायदा तुझे जिंदा छोड़ने में? अश्वत्थ की बात का माथुर मतलब नहीं समझ पाया तभी साहू की आवाज आई। साहू, बहुत मासूम जान पड़ता है साला, पता नहीं यहाँ तक कैसे पहुँच गया। अश्वत्थ तू जो कहेगा वो करूंगा मैं। अचानक से माथुर बोल पड़ा जिसे सुन अश्वत्थ और बाकी सब हंस पड़े। अब अश्वत्थ उसकी कॉलर छोड़ उसे सीधा बिठाता हुआ आराम से बोला, अक्ल आ गई रे तेरे में? माथुर अब भी सिकपकाया हुआ था। पर करना क्या है मेरे को? अश्वत्थ, वही जो अब तक करता आया है। माथुर, क्या समझा नहीं मैं? अश्वत्थ खड़ा हुआ और फिर से अपनी जगह पर बैठता हुआ बोला, अब तक तू राशिद के लिए काम करता आया है, पर अब मेरे लिए करेगा। ये सुन माथुर की आंखें फैल गईं। ये तू क्या कह रहा है अश्वत्थ? वही जो तूने सुना, साहू बोला। पर मैं उसको छोड़ अगर तेरे साथ आ गया तो राशिद मार डालेगा मेरे को। किसने कहा कि तू उसे छोड़ रहा है? अश्वत्थ ने कहा तो माथुर हैरानी से उसे देखने लगा। अब साहू उसके पास आकर बोला, तू काम तो राशिद के लिए ही करेगा पर सिर्फ इसलिए ताकि तू उसके सारे अड्डों का ठिकाना हमें दे सके। तुझे हमारा खबरी बनकर रहना है अब, और अगर कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मेरी बंदूक और तेरी खोपड़ी। माथुर, राशिद मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर उसे पता चला कि मैं उसको धोखा दे रहा, और अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहकर अश्वत्थ ने एक गोली ठीक उसके सर के ऊपर चला दी जिसके बाद माथुर की तबीयत ढीली हो गई। उसके पास अश्वत्थ की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। अंडस्को अश्वत्थ को सुबह के लगभग 4 बज चुके थे। घर आते आते कमरे में जाकर उसने देखा कि मृणाली जानवरों की तरह बिस्तर पर सो रही है। हाँ, जानवरों की तरह, क्योंकि उसके पैर कहीं जा रहे थे और शरीर कहीं। चादर जमीन पर गिर चुकी थी जिस वजह से उसके गोरे नग्न पैर साफ दिखने लगे। उसे देख अश्वत्थ अब अपनी कमीज उतारता हुआ बिस्तर तक आया और शर्ट जमीन पर फेंक बेड पर बैठ गया। सबसे पहले उसने मृणाली को सीधा लिटाया और फिर उसके बदन पर चादर डाल दिया।
सुबह चेहरे पर पड़ती धूप के साथ मृणाली की नींद खुली। उसने जोरदार अंगड़ाई लेकर अपनी आंखें खोली और बिस्तर से उठ बैठी। खुद पर ध्यान दिया तो देखा उसने केवल एक शर्ट पहनी है। उसे याद आया कि कल रात अश्वथ जब उसे बिना थके किस किए जा रहा था तब उसकी कब आंख लगी और उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। इन सब ख्यालों में वो डूबी ही थी कि तभी उसे बाहर हॉल से कुछ खटपट की आवाज आई, जिसे सुन अब वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और बिना अपने हुलिये पर ध्यान दिए बाहर आ गई तो उसने देखा कि शर्टलेस अश्वथ किचन में खाना बनाने में लगा पड़ा है। उफ, शरीर देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम में खूब पसीना बहाया है। बात कद काठी और सूरत की हो तो हर लड़की के ख्वाबों का राजा बन सकता है वो। उसका ये रूप मृणाली ने पहली बार देखा था। अक्सर मार धाड़ खून खराबा करता हुआ ही वो उसे नजर आया था, पर आज किचन में करते देखना मृणाली के लिए वाकई हैरानी वाली बात थी। वो अनायास ही कमरे की चौखट से टिककर खड़ी हो गई और हाथ बांध खड़ी होकर उसे देखने लगी। उसके बदन पर केवल एक काले रंग की शर्ट थी और बाल बिखरे हुए खुले थे। चेहरे पर नींद से टूटा निखार अलग से दिख रहा था। तुम्हें यूं देखकर कहीं खाने की जगह मैं तुम्हें ही ना खा जाऊं। अचानक से अश्वथ अब भी अपना ध्यान काम पर लगाए मृणाली से बोला। उसकी बात सुन वो डगमगा उठी और तब जाकर उसे होश आया कि इस पल वाकई उसने कपड़ों के नाम पर कुछ नहीं पहना है। वो तुरंत कमरे में भागने लगी, पर अश्वथ की आवाज सुन उसके कदम रुक गए। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर कभी चलने लायक नहीं बाचोगी। 20 होंठों को चूम लिया। अब तक आपने पढ़ा। अश्वथ को सुबह के लगभग 4 बज चुके थे घर आते आते। कमरे में जाकर उसने देखा कि मृणाली जानवरों की तरह बिस्तर पर सो रही है। हाँ, जानवरों की तरह, क्योंकि उसके पैर कहीं जा रहे थे और शरीर कहीं। चादर जमीन पर गिर चुकी थी, जिस वजह से उसके गोरे नग्न पैर साफ दिखने लगे। उसे देख अश्वथ अब अपनी कमीज उतारता हुआ बिस्तर तक आया और शर्ट जमीन पर फेंक बेड पर बैठ गया। सबसे पहले उसने मृणाली को सीधा लिटाया और फिर उसके बदन पर चादर डाल दिया। सुबह चेहरे पर पड़ती धूप के साथ मृणाली की नींद खुली। उसने जोरदार अंगड़ाई लेकर अपनी आंखें खोली और बिस्तर से उठ बैठी। सुबह चेहरे पर पड़ती धूप के साथ मृणाली की नींद खुली। उसने जोरदार अंगड़ाई लेकर अपनी आंखें खोली और बिस्तर से उठ बैठी। खुद पर ध्यान दिया तो देखा उसने केवल एक शर्ट पहनी है। उसे याद आया कि कल रात अश्वथ जब उसे बिना थके किस किए जा रहा था तब उसकी कब आंख लगी और उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। इन सब ख्यालों में वो डूबी ही थी कि तभी उसे बाहर हॉल से कुछ खटपट की आवाज आई, जिसे सुन अब वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और बिना अपने हुलिये पर ध्यान दिए बाहर आ गई तो उसने देखा कि शर्टलेस अश्वथ किचन में खाना बनाने में लगा पड़ा है। उफ, शरीर देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम में खूब पसीना बहाया है। बात कद काठी और सूरत की हो तो हर लड़की के ख्वाबों का राजा बन सकता है वो। उसका ये रूप मृणाली ने पहली बार देखा था। अक्सर मार धाड़ खून खराबा करता हुआ ही वो उसे नजर आया था, पर आज किचन में करते देखना मृणाली के लिए वाकई हैरानी वाली बात थी। वो अनायास ही कमरे की चौखट से टिककर खड़ी हो गई और हाथ बांध खड़ी होकर उसे देखने लगी। उसके बदन पर केवल एक काले रंग की शर्ट थी और बाल बिखरे हुए खुले थे। वो अनायास ही कमरे की चौखट से टिककर खड़ी हो गई और हाथ बांध खड़ी होकर उसे देखने लगी। उसके बदन पर केवल एक काले रंग की शर्ट थी और बाल बिखरे हुए खुले थे। चेहरे पर नींद से टूटा निखार अलग से दिख रहा था। तुम्हें यूं देखकर कहीं खाने की जगह मैं तुम्हें ही ना खा जाऊं। अचानक से अश्वथ अब भी अपना ध्यान काम पर लगाए मृणाली से बोला। उसकी बात सुन वो डगमगा उठी और तब जाकर उसे होश आया कि इस पल वाकई उसने कपड़ों के नाम पर कुछ नहीं पहना है। वो तुरंत कमरे में भागने लगी, पर अश्वथ की आवाज सुन उसके कदम रुक गए। अब आगे एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर कभी चलने लायक नहीं बाचोगी, कहकर अश्वथ ने अब किचन छोड़ा और मृणाली की तरफ बढ़ने लगा। उसके बेहद करीब आकर उसने पीछे से उसको बाहों में भर लिया और एक हाथ पेट पर ले जाता हुआ बेहद धीमी आवाज में बोला, जब तक यहाँ हो तब तक यूं ही रहो, आगे से मेरे सामने साड़ी वाड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं। अश्वथ का ये नया आदेश सुन मृणाली की आंखें बड़ी हो गईं। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये बेहुदा शर्त मानूंगी तो बहुत गलत सोच रहे हो, मृणाली ने तुरंत कहा। अश्वथ अब उसके कानों के पीछे अपना चेहरा ले जाकर बोला, और अगर तुम ये सोच रही हो कि यहाँ मैं तुम्हारी मर्जी से चलूंगा तो बेशक बहुत गलत सोच रही हो। उसने मृणाली के कान को चूम लिया और अपना हाथ उस शर्ट के अंदर ले जाने लगा। मृणाली के शरीर में जकड़न सी होने लगी। हालांकि कई बार वो उसे छू चुका था, पर एहसास हर दफा नया सा होता था, जैसे पहली बार छू रहा हो। पर इस बात में कोई फसाना नहीं है कि चीज तो तुम कमाल की हो। अश्वथ उसकी गर्दन पर नाक चलाता हुआ बोला। मृणाली, मैं कोई चीज नहीं। अश्वथ हो, मेरे लिए वही हो
मृणाली, कब तक ऐसा बर्ताव करने वाले हो तुम मेरे साथ? अश्वत्थ, ताउम्र, और अगर बस चला तो अगले कई जन्मों तक। मृणाली, और मेरा वो ऐसा क्या गुनाह है जिसे तुम अगले कई जन्मों तक माफ नहीं कर सकते? उसकी आंखों से आंसू की बूंद लुढ़क गई। अश्वत्थ, क्या तुम नहीं जानती? वो अब भी उसकी गर्दन में खोया हुआ था। उसकी आंख बंद थी। मृणाली, नहीं, मैं नहीं जानती। बताओ मुझे आखिर क्या कसूर है मेरा? अश्वत्थ, कसूर? हाँ हाँ हाँ, एक हो तो बताऊं। मृणाली, मुझे। अश्वत्थ, शश, नो मोर क्वेश्चंस। उसने खामोश कर दिया मृणाली को। अश्वत्थ के हाथ लगातार उसके बदन पर थिरक रहे थे। अपने हाथ से वो उसके पैर सहलाने लगा और यहाँ गर्दन पर होंठ रख उसे चूमने लगा। उसने झटके से उसे मोड़ा और बिना पल गवाए उसके होंठों को चूम लिया। ये किस ज्यादा लंबी नहीं थी। अश्वत्थ ने अपने दांत से उसके निचले होंठ को काटकर उसे खुद से दूर झटक दिया। वही मृणाली, जिसने अपना आंख बंद कर ली थी, वो हैरान रह गई उसकी हरकत देख। तभी अश्वत्थ उसे ऊपर से नीचे देख कहा, कमरे में जाओ, कपड़े रख दिए हैं मैंने। कपड़ों से उसका मतलब मृणाली के इनवियस से था। अश्वत्थ पलटा और वापस रसोई में जाने लगा कि तभी मुड़कर उसने मृणाली से कहा, और हाँ, आज काली रंग की ब्रा पहनना। अश्वत्थ ने उसे आंख मारी और ये सुन मृणाली का चेहरा लाल पड़ गया। वो तुरंत रूम में भाग गई। लगभग आधे घंटे बाद साड़ी लपेटकर वो बाथरूम से बाहर आई। उसने आज तक ज्यादातर वेस्टर्न कपड़े ही पहने थे। साड़ी, लहंगा, गाउन, ये सब बस वो ओकेजन्स पर पहना करती थी, पर अब उसे हर रोज ये 5 मीटर की साड़ी लपेटनी पड़ती थी, जिससे बेशक उसे चिढ़ मचती थी, पर कर भी क्या सकती थी। लेकिन आज उसने यूं जैसे तैसे उस साड़ी को लपेट लिया, बस क्योंकि कोई नहीं था यहाँ उसे देखने वाला सिवाय अश्वत्थ के। तैयार होकर वो बाहर आई तो पूरा हॉल खाने की सुगंधित खुशबू से महक रहा था। वो नहीं जानती थी कि अश्वत्थ को खाना बनाना भी आता है, और वो भी इतना अच्छा। वैसे भी कल रात में भी उसने कुछ नहीं खाया था, तो भूख भी जोरों की लगी थी। वो तुरंत डाइनिंग टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। इधर अश्वत्थ किसी से फोन पर बात कर वहां आया और मृणाली को देख चेयर पर बैठ अपने लिए नाश्ता लगाने लगा। मृणाली भी खाने को उतावली थी, पर जैसे ही उसने अश्वत्थ की प्लेट में ब्रेड ऑमलेट देखी तो उसका दिल दुख गया। कल रात भी वो चिकन की वजह से कुछ नहीं खा पाए और आज सुबह भी यही हो रहा था। उसकी आंख भर आई। मुझे भी भूख लगी है। उसकी धीमी सी लाचारी भरी आवाज सुन किसी का भी दिल पसीज जाए, पर यह अश्वत्थ था। मैंने मना नहीं किया तुम्हें खाने से। अश्वत्थ ऑमलेट की बाइट लेता हुआ बोला। तुम जानते हो मैं ये सब नहीं खाती। उसकी आवाज भर्राने लगी। तो फिर रहो भूखी। और उसके ये शब्द सुन मृणाली की रही बची उम्मीद भी टूट गई। वो तुरंत वहां से कमरे में भाग गई और जाते ही तुरंत बेड पर गिरकर रोने लगी। उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, ऊपर से अश्वत्थ का ये रवैया। किस किस चीज को लेकर वो अपने आंसुओं को रोकती, इन्हें तो बहना ही था। उसके सुबकने की आवाज अश्वत्थ को बाहर तक आ रही थी, जिन्हें सुन माथे की नसें तंग गईं और वो खाने की प्लेट उठाकर उसने जमीन पर फेंक दी। लगभग 1 घंटे बाद मृणाली की नींद किसी की छुअन से खुली। वो कुछ देर पहले रोते रोते ही सो चुकी थी। उसे अपनी पीठ पर अश्वत्थ के शरीर का भार महसूस हुआ, जिसके एहसास से वो पूरी तरह जाग गई। मनी, वो बेहद धीमे से उसके कान में बोला, और ताज्जुब ये था कि बहुत नरमियत थी उसकी आवाज में। उठो, खाना नहीं खाओगी? कब तक भूखी रहोगी यूं? वो अब भी उतने ही प्यार से बोला, जिसे सुन मृणाली तुरंत पलटी और यहाँ अश्वत्थ ने उसे बेड पर बिठा दिया। उसके सामने खाने की प्लेट रख उसमें से एक निवाला तोड़ मृणाली के मुंह के करीब ले जाकर बोला, लो, खाओ इसे। मृणाली तो बस सदमे में बैठी उसे देखे जा रही थी। यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये वही अश्वत्थ है। उसे इतने प्यार से पेश आते देख आंसू छूट गए उसके, और कांपते हुए वो निवाला मुंह में लिया। वो ना जाने कब से तड़प रही थी इस प्यार के लिए जो आखिरकार अश्वत्थ उसे अब दे रहा था। कितनी मोहब्बत से वो उसे खाना खिला रहा था। पूरा खाना खत्म होने के बाद जब अश्वत्थ ने पानी का ग्लास उसके करीब बढ़ाया, पर तभी अचानक से वो ग्लास छुटकर जमीन पर गिर गया, जिससे कांच टूटने की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और उसी पल मृणाली हड़बड़ाहट के साथ इस खूबसूरत ख्वाब से जाग गई। ख्वाब देख रही थी वो, जिसमें अश्वत्थ का प्यार भरा रूप उसके सामने था और जिसकी शायद अब वो सिर्फ कल्पना ही कर सकती थी। पर कांच टूटने की आवाज केवल एक सपना नहीं था, क्योंकि बाहर अश्वत्थ के हाथ से सच में एक ग्लास गिरकर जमीन पर बिखर गया था। ये आवाज सुन मृणाली बाहर आई तो एक बार फिर उसने अश्वत्थ को किचन में जुटा हुआ देखा। वो फिर से खाना बना रहा था, पर क्यों? मृणाली का अब जरा भी मन नहीं था उसके सामने जाने का, इसलिए तुरंत मुड़कर कमरे में आ गई। बेड पर अपने पैर मोड़कर बैठ गई वो,
और चेहरे में मानो कोई रंगत ही नहीं बची थी। कुछ था तो सूजी हुई आंखें, उतरे हुए होंठ और बेरंग गाल। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि तभी उसके सामने एक खाने की प्लेट बढ़ा दी गई, जिसमें भिंडी, दाल, चावल और रोटी थी। उसने अपनी गर्दन उचकाकर देखा तो वहां अश्वत्थ खड़ा था। वो कभी उस खाने की प्लेट को देखती तो कभी अश्वत्थ को, और वहीं अश्वत्थ काफी देर तक खड़ा ये तमाशा देखता रहा। मुझे निहाना हो गया हो तो खाना शुरू करोगी? मृणाली को अब भी लग रहा था कि वो फिर से कोई सपना देख रही है। उसने खुद को तेजी से नोच लिया। ससस। इतने तेज नोचने पर वो सिसक उठी। तभी अश्वत्थ ने वो प्लेट बेड पर रख दी और उसके सामने बैठकर खाने की ओर इशारा कर बोला, हो गया। कोई सपना नहीं देख रही हो तुम, चुपचाप खाना शुरू करो अब। मृणाली ने नखरे दिखाने चाहे, पर नखरे दिखाने के लिए उन्हें उठाने वाला भी तो कोई हो, और यहाँ अश्वत्थ तो तुरंत उसकी प्लेट फेंक देगा अगर उसने जरा भी अनाकानी की। पर भले ही वो इस वक्त प्यार से पेश न आ रहा हो, लेकिन उसका मृणाली के लिए खाना बनाकर लाना ही उसके दिल को भर गया। अपने कांपते हाथ से उसने एक निवाला तोड़ा और गर्दन झुकाकर खाने लगी। वो अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ अश्वत्थ अब उठकर जाने लगा तो मृणाली ने तुरंत पीछे से उसका हाथ थाम लिया। वो मुड़ा और उसी पल मृणाली बिस्तर से खड़ी होकर उसके सीने से जा लगी। फूटकर रो पड़ी वो। अश्वत्थ जमा सा रह गया। ना वो उसे खुद से दूर कर पाया और न ही खुद की बाहों में समेट पाया। कितना आसान होता है नालाज के सारे पर्दे उठाकर किसी के जिस्म को छूना, पर छूना हो तो रूह को छुओ, तब जाकर दिल के जज्बातों से पर्दा उठते हैं। अश्वत्थ की पहुंच उसके जिस्म तक जरूर थी, पर वो शायद वो चाहकर भी उसकी रूह को नहीं अपना पा रहा था। मृणाली लगातार सुबकती जा रही थी। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता अश्वत्थ, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ तुम्हारी नफरत। अश्वत्थ ने धीरे से उसे अलग किया और उसके आंसू पोंछकर बोला, शश, खाना ठंडा हो रहा है, बस यही कह पाया वो। मृणाली अब भी उसकी आंखों में देख रही थी तो वहीं अश्वत्थ उससे नजरें मिलाए बिना ही वहां से चला गया। हेलो गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय न्यू चैनल। आपको हर तरह की कहानियां मिलेगी और पूरी मिलेगी। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भुलाए। और भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट में रेड हार्ट बने।